अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, अभी मैं आवाज़ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि 200 बच्चे हैं तकरीबन मेरे सामने, तो उनका आवाज़ भी उतना ही आना चाहिए ना। मुझे पता है आप सभी का अभी खाना हुआ है, मेरा भी अभी खाना हुआ है, और अक्सर खाने के बाद नींद का गलबा होता है और उसमें अचानक एक प्रोग्राम रखा जाए तो कम से कम चलो ये तो हम सोच लेते हैं कि आपके रेगुलर पढ़ाई से हट के कुछ नया सीखने मिलेगा, कुछ नई चीज़ें हम करेंगे। तो वो जोश और जज्बा आपके सलाम के जवाब में मुझे चाहिए। तो एक मरतबा मैं और आपको सलाम करूंगा, देखते हैं आपका जज्बा इस बार कितना आता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, इस तरह की अगर आवाज़ रहेगी तो 2 घंटे हमारे यूं निकल जाएंगे, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आज फिर एक बार मुझे मौका दिया कि मैं इस तारीख़ी इदारा शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर मैं यहाँ पे अपने जो कुछ भी मैंने इतने सालों में सीखा है उस तजुर्बे के बेसिस पे जो कुछ भी अल्लाह ताला ने मुझे इल्म अता किया है उसके बुनियाद पर, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह फ्यूचर में उन चीज़ों से कौन से ऐसे सबक हैं जो आपको आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसकी एक स्टेप जो आप अभी लेने जा रहे हो। जो हमारे 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट अभी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट 1 साल में जाएंगे, कुछ वक्त में आप लोग भी जो अभी यहाँ पे 8 to 10 स्टैंडर्ड है, सही है ना, 8 to 10 स्टैंडर्ड यहाँ पर बैठे हुए हैं, 11th 12th स्टूडेंट यहाँ पर हैं। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग अभी नेक्स्ट मंथ एग्जाम देने वाले हैं? अपना हाथ ऊपर करो एक मरतबा। अभी जिनका फरवरी में एग्जाम है आप लोगों का है, माशाल्लाह, ओके। और बाकी सब अभी करंट 12th स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट हैं? रेज योर हैंड। करंट 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, ओके। 11th स्टैंडर्ड, ओके, माशाल्लाह। यानी जो ये अक्सरियत है आपके पास, तो एक काफ़ी मौका अभी आपके सामने है कि जिसके अंदर अभी जो बातें मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा उन बातों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने करिकुलम का एक हिस्सा बनाने की अगर कोशिश करोगे तो आपके ये आने वाले कुछ महीने, मैं अभी साल नहीं कहूँगा, आपके ये कुछ महीने सही से किस तरह अपने पढ़ाई को आगे लेकर जाना है उसके अंदर वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो मैं आप सबको सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को एकदम कंफर्टेबल रखना, ठीक है। जहन पे लोड लेकर जैसे आप पढ़ाई करते हो, मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहे, साइंस क्या चल रहा है, हिस्ट्री किस क्या कहाँ पे हैं हम, हिस्ट्री तो अभी 11th 12th में नहीं होगी, आप लोगों को होगी अभी। तो इस अंदाज में नहीं बैठना है, एकदम पुरसुकून बैठना है हर किसी को। अगर आपको मांडी डालते हुए तकलीफ हो रही है तो थोड़ी देर आप पैर ऊपर भी करके बैठ सकते हो, समझ रहे हो ना आप। कंफर्टेबल बैठो, मगर एक चीज होना चाहिए कि ध्यान हर किसी का मेरी तरफ रहेगा। मुझे बस आप अगले 1 से 2 घंटे के लिए इतना प्रॉमिस करोगे कि सबका ध्यान मेरी तरफ रहेगा, ध्यान और तवज्जो। क्योंकि जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा, आज शायद हो सकता है जो हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं आपको ये चीजें कुछ अलग लगे कि अभी इन चीजों की जरूरत नहीं है, मगर आज वक्त इतने तेजी से गुजर रहा है कि महीने दिनों की तरह बीत रहे हैं और साल महीनों की तरह बीत रहे हैं। तो देखते देखते आपका भी 11th 12th का वो वक्त आएगा और ये चीजें आपके लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उतनी ही बेनिफिशियल है। तो हर कोई क्या करेगा, ध्यान और तवज्जो से सुनेगा, मेरे साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा। देखो, मैं लेक्चर नहीं देने वाला हूं। लेक्चर क्या होता है, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप बस उसको सुन रहे हो या उसके नोट्स बना रहे हो। मगर मेरा सेशन में कोशिश करूंगा ये इंटरेक्शन बनता रहे। इंटरेक्शन से क्या होगा, एक तो हम लोगों के बीच में बातचीत भी होगी, और जितना हम दोनों लोग बातचीत करते रहेंगे उतना आप लोग जागते भी रहेंगे। वरना पता चला मैं अपनी जगह बोल रहा हूं, आप लोग अभी खाना खा के मस्त सो गए अपने अपने जगहों पर। तो सब लोग इंटरेक्ट करेंगे मेरे साथ इंशाल्लाह, ओके। तो चलो इंशाल्लाह हम सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं बस प्रेजेंटेशन यहां पे शुरू करता हूं।
बस 1 ही मिनट। हाँ, शुरू करें फिर? शुरू करें? ओके। तो सबसे पहले आज के सेशन का मैं आगाज करता हूं उस एक शेर से। मैं जैसे अभी सर ने बताया, पिछले कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोटिवेशन लेक्चर्स कंडक्ट कर रहा हूं, और जब कभी मैंने मोटिवेशन सेशन शुरू किए, इसी शेर के साथ मैंने शुरुआत की, जो असल में अल्लाह ताला से मेरी एक दुआ है। और वो दुआ ये है कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना, और गुफ्तगू सिखाई तूने, नहीं तो मैं गूंगा था, अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना। सबसे पहले जैसे सर ने अभी आपको मेरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, मैं अभी उन चीजों में डिटेल्स में नहीं जाता। ये बस कुछ फोटोज हैं आपके सामने। आप में से कई स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, कई लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं सबसे पहले, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो मेरा सेशन फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? आप में से कोई है जो इससे प्रीवियस सेशन में था? कोई है आप में से जो प्रीवियस सेशन में थे? कितने लोग थे? एक बार हाथ ऊपर करो। मेरे प्रीवियस सेशन में कितने लोग थे? ओके, ठीक है। ये मेरे कुछ वीडियो, कुछ फोटोज है। ये आईआईटी बॉम्बे, जो इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको पता होगा। ये मैं कुछ महीनों पहले सऊदी अरब के जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के साथ हमारा ये प्रोग्राम हुआ। ये आईआईटी बॉम्बे और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का एक जॉइंट एमबीए प्रोग्राम का है। वहाँ की कुछ तस्वीर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इन लेक्चर्स के थ्रू, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अल्लाह ताला ने अब तक जो मौके मुझे इनायत किए हैं, जो एक्सपीरियंस मुझे इनायत हुआ है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कोशिश करूंगा कि जो गलतियां हमने आपके उम्र में की थी, या जो चीजें अगर हम आपके उम्र में कर लेते तो शायद हमारा करियर और जल्दी उस जगह पे पहुंच जाता, या मार्क्स और अच्छे मिल पाते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये सब लर्निंग के थ्रू मैं जो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, वो चीजों से आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा जिससे हो सकता है आप उन गलतियों को अवॉइड करो जो आपसे, यानी अभी मेरा 12th स्टैंडर्ड होके अप्रोक्सीमेटली 11 साल हो चुके हैं। मैं 12th स्टैंडर्ड मेरा कंप्लीट होके अप्रोक्सीमेटली 11 साल हो चुके हैं। तो उस वक्त अगर आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो एहसास होता है कि अगर मैं ये चीजें कर सकता उस वक्त, तो मेरा रिजल्ट, मेरा करियर और बेहतर बन सकता था। तो ये चीजों भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका आने वाला ये फ्यूचर एक अच्छे उस करियर की तरफ आप बना सको, या उस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लेकर जा सको जो ख्वाब आज आप देख रहे हो। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आज हम सब जानते हैं कि जो सबसे मुश्किल एग्जाम है, सिर्फ इंडिया ही के अंदर नहीं बल्कि अगर हम अराउंड द वर्ल्ड कुछ मुश्किल एग्जाम देखें तो उन एग्जाम के अंदर इंडिया के 3-4 एग्जाम्स आते हैं। एक एग्जाम उसके अंदर है यूपीएससी का एग्जाम, यूपीएससी पता है सब लोगों को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम। एक एग्जाम है गेट का एग्जाम, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो आप में से अगर कोई इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाला है तो उनको पता होगा कि आप जिस तरह से अभी नीट या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो ग्रेजुएशन के लिए, उस तरह से अगर आपको इंजीनियरिंग में पीजी करना है तो आपको गेट की एग्जाम देनी होती है। वो भी इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। उसी तरह से नीट और जेईई के भी एग्जाम, ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अराउंड द वर्ल्ड जितने एंट्रेंस एग्जाम्स लिए जाते हैं उनमें से। और हम सब लोग जानते हैं कि जितने स्टूडेंट हर साल अपीयर होते हैं, हर 200 बच्चों के पीछे सिर्फ एक सीट अवेलेबल होती है मेडिकल के लिए। सेम है आईआईटीज में भी, हर 200 बच्चों के पीछे एक बच्चे का ही आईआईटी के अंदर एडमिशन हो सकता है। तो इन सभी कंपटीशन के अंदर स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना, फियर होना, एंजाइटी होना, ये सब चीजें क्या हैं, इसका छोटा छोटा तजुर्बा अभी आपको होना शुरू हो चुका होगा। यानी कि सिर्फ आप लोग यहां पर बैठे नहीं हो, आप फिजिकली तो आप लोग यहां मेरे सामने हैं, मगर आपके पीछे आपके माँ बाप के ख्वाब है, आपके पीछे आपके अपने ख्वाब है, माँ बाप की उम्मीदें हैं, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, सोसाइटी का, इन सब का आपकी तरफ देखने का एक नजरिया है
कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी बेटी ये शाहीन एकेडमी में पढ़ रहे हैं, ये मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, ये इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ ही दिनों में हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, कुछ ही दिनों में हमारी बच्ची इंजीनियर बन जाएगी, कुछ ही दिनों में उनका करियर इतना अच्छा हो जाएगा कि हर कोई उनका नाम एज एन एग्जाम्पल फॉलो करेगा, हर कोई उनको एज अ रोल मॉडल फॉलो करने की कोशिश करेगा इन एग्जाम्स के तौर पे कि किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो इस सब का भी प्रेशर आपके माइंड पर है या नहीं है? यस और नो? यस और नो? दिन में 1 या 2 मरतबा तो मम्मी पापा के चेहरे आपके आंखों के सामने आते होंगे, उनके उम्मीदें आपको दिखाई देती होंगी, सुनाई देती होंगी, जब आप इन फोन से कॉल करते हो, जब पूछते हैं बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छी तो चल रही है ना, पास तो हो जाएगा, डॉक्टर तो बन जाएगा, इंजीनियर तो बन जाएगा, मेहनत उस तरह से हो रही है या नहीं हो रही है? और जैसे जैसे जो लोग अभी एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी जानते होंगे, वो मेरे बात से इत्तेफाक करेंगे कि जैसे 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 दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे 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 स्ट्रेस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? यस और नो? तो इन सभी चीजों को आज इस मौके पे किस तरह से टैकल करना है, ये हम आज इस सेशन में देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सबसे पहले क्या करूंगा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फियर और एंजाइटी, ये 4 चीजें ऐसी हैं कि आप अभी जिस उम्र में हो, इस उम्र से लेके आने वाले कई वक्त तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। आज वो 12th के एग्जाम के लिए होगी, आगे चल के वो आपके इंजीनियरिंग के अंदर अच्छा करियर बनाने के लिए होगी, मेडिकल के अंदर अच्छा डॉक्टर बनने के लिए होगी, या ये दोनों करियर नहीं हो रहे तो तीसरा किस करियर में जाना है उस सोच के अंदर भी होगी। इसके अलावा डर होता है कि एग्जाम कैसे जाएंगे, चाहे तैयारी मुकम्मल हो तो भी डर होता है, तैयारी मुकम्मल ना हो तो भी डर होगा। तो ये सभी चीजें हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन सभी चीजों का आने वाले 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम यहां पे जवाब हासिल करें। तो ये सवाल अभी जो बच्चे एग्जाम के नजदीक है, ये सवाल उनके लिए कॉमन होंगे, सही है गलत है? यस और नो? बात करो, आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करो। जितना आप इंटरेक्ट करेंगे, मैंने शुरू में ही बोला, जितना बोलते रहेंगे उतना जागते रहेंगे। ये सवाल है या नहीं आपके दिलों में? कुछ इसमें 19-20 होंगे, थोड़े से अलग होंगे, पर सवाल तो है हर एक के दिल में, सही है ना? कि जो अभी एग्जाम देने वाला है, किस तरह से मेरा एग्जाम जाएगा, अगर मार्क्स उतने नहीं मिले तो कैसे होगा, मम्मी पापा को मैं क्या क्या जवाब दूंगी, इतने साल इतनी मेहनत की, इतने मशक्कत बर्दाश्त किए, इतनी हाई फीस भी पे की, जिसमें से कई फैमिलीज का हो सकता है आपके माँ बाप ने कई मुश्किलों को फेस करके आपकी फीस यहां पर जमा कराई होगी। आपको तो कहा गया होगा कि हमको, सर को बुलाया गया है मोटिवेट करने, सर तो ये बातें दोहरा के हमें डीमोटिवेट करने लगे, है ना? ऐसे भी लग रहा होगा आप सबको, मगर फिक्र मत करो, मैंने सवाल पहले इसी वजह से पूछे हैं क्योंकि इन्हीं सभी सवालों का एक प्रॉपर जवाब और आपको यहां से जाने से पहले पूरी तरह से कैसे मोटिवेट करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? नेक्स्ट थिंग, हम आगे क्या करते हैं, इन सवालों का जवाब, आपका करियर अपॉर्चुनिटी, पेरेंटिंग का रोल और माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इन 3 बेसिक टॉपिक्स के अंदर। पहला टॉपिक क्या होगा आज के हमारे सेशन का? पहला टॉपिक हमारा है, हमें एग्जाम इफेक्टिवली किस तरह से आप क्रैक कर सकते हो। जो बच्चे इमीडिएटली एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, और जो आगे चल के एग्जाम देने वाले हैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी किस तरह से बनानी है उसके भी मैं कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, एज बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ माइंड ट्रेनर, ठीक है? आपके टीचिंग स्टाफ भी डेफिनेटली आपको ये चीजें बताते होंगे, मगर मैं अपने एक्सपर्टीज के थ्रू उसके अंदर कुछ चीजें ऐड ऑन करूंगा। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि ये पूरा मरहला जो आपको गुजारना है, किसी के चंद महीने हैं, किसी के कुछ ज्यादा महीने हैं, किसी के 2 साल है, और इन बच्चों के हाथ में 3 या 4 साल होंगे। तो ये मरहला आपको किस तरह से गुजारना है, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इन चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। और तीसरी चीज की बात हम करेंगे पेरेंटिंग, अभी क्योंकि हम उम्मीद लगाए थे कि कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे जो यहाँ पे आए हुए हैं, उनके लिए भी मैं चंद बातें अर्ज करूंगा जिससे उनको भी अपने तलबा को, यहाँ पे अपने बच्चों को थोड़ा सा एक मोटिवेट उनको भी रखने के लिए, उनको मोरल सपोर्ट देने के लिए हेल्प होगी। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर आज का हमारा ये पूरा सेशन हम कंटिन्यू करेंगे, ओके? ठीक है? सबसे पहले मैं आपके सामने एक मिसाल बयान करता हूं कि दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो इंसान हो, इंसान के अलावा जानवर हो, चरिंदे परिंदे हो, ये जितने लिविंग थिंग्स हैं, इन सबको अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया में भेजा तो कुछ ना कुछ उन्हें एक नॉलेज देकर भेजा। किस तरह से? मिसाल के तौर पे जब चिड़िया का बच्चा जब अंडे से निकलता है
तो उस बच्चे को पता है कि कंकर कौन सा है और दाना कौन सा है। क्या चिड़िया को कोई ट्यूशन देता है कि ये कंकर है, ये दाना है, ये तुम्हारी ग़िज़ा है, ये तुम्हें खाना है, ये नहीं खाना? अल्लाह ताला ने उनको ऑलरेडी ये इल्म दिया हुआ है। जब अंडे से एक बच्चा निकलता है, एक मुर्गी का बच्चा निकलता है, अगर उसके सामने एक बिल्ली आ जाए तो वो बच्चा दौड़ लगाता है। मुर्गे का अंडे से निकलने वाला मुर्गी का बच्चा, जब उसके सामने एक बिल्ली आ जाए उसको वो दौड़ लगाता है। क्यों दौड़ लगाता है? क्योंकि उसको पता है ये बिल्ली मुझे खा जाएगी, मेरे लिए एक थ्रेट है। क्या उसको ये किसी ने बताया? किसी ने उसको ये बताया? नहीं बताया। जो जानवर जो गोश्त खाते हैं वो कभी घास नहीं खाते, उनको अल्लाह ताला ने ऑलरेडी बताया है, ऑलरेडी उनको ये प्री प्रोग्राम है कि ये तुम्हारी ग़िज़ा है, ये तुम्हारी ग़िज़ा नहीं है। और जो जानवर घास खाते हैं वो कभी गोश्त नहीं खाते, उनको पता है ये मेरी ग़िज़ा नहीं है, वो उन चीजों को हाथ नहीं लगाते। मगर इंसान अगर शुगर का पेशेंट है, उसके सामने मिठाई रख दो जरूर खाएगा। खाएगा या नहीं खाएगा? एक तलब होती है ना वो भी कि मीठा खाना है, अच्छा लगता है। तो देखा गया तो क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्या किया है, इंसान को ऐसे पैदा किया है कि वो किसी भी प्री प्रोग्राम नॉलेज के साथ इस दुनिया में नहीं आता। इंसान किसी भी प्री प्रोग्राम नॉलेज से इस दुनिया में नहीं आता। इंसान क्या करता है, जब वो इस दुनिया में आता है तब वो अपनी लर्निंग शुरू कर देता है और अपने उम्र के 15 साल तक एक इंसान का मॉडर्न किसी भी एक इंसान का एक बचपन से लेके 15 साल की उम्र तक उसका ब्रेन ग्रोथ करता हुआ रहता है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ उसकी शुरू रहती है। और उसके बाद 15 साल के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वहां से वो एक लर्निंग कंसिस्टेंटली वो कर सकता है। यानी इंसान का जो आईक्यू डिफाइन होता है ये 15 साल की उम्र तक होता है। तो जानवरों को अल्लाह ताला ने ये नॉलेज पहले से दिया है, मगर इंसानों को अल्लाह ताला ने ये नॉलेज नहीं दिया। इंसान क्या करता है, जब इंसान का बच्चा जब पैदा होता है वो दुनिया में आने के बाद इन चीजों को सीखता है। मगर अब यहां पे एक और फर्क ये है कि जब कोई जानवर पैदा होता है तो हमको पता है वो अपनी जिंदगी में क्या करने वाला है। मिसाल के तौर पे एक बकरी का बच्चा पैदा होता है तो हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बकरी का बच्चा इतने साल जिएगा, इतने साल तक वो इतनी घास खाएगा, इतने किलो या इतने टन वो घास खाएगा, उसके बाद वो इतने बच्चे पैदा करेगा, इतने और बकरियां पैदा करेगा और उसके बाद उस दुनिया से चला जाएगा। ये पैटर्न हर जानवर का है। मगर जब एक इंसान का बच्चा पैदा होता है तो वो इंसान का बच्चा अपनी जिंदगी पे किस मकाम तक जाएगा, किन तरक्कियात तक जाएगा, ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। एक इंसान का बच्चा चाहे वो किसी बिलियनियर के घर में पैदा हुआ हो या चाहे वो किसी गरीब माँ बाप के घर में पैदा हुआ हो, वो अपनी जिंदगी में क्या कुछ करेगा ये इंसान अपने उस उम्र में पैदा नहीं, जब वो पैदा होता है उस उम्र में कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। अब यहां से देखो, जब एक इंसान का जब बच्चा 7 साल की उम्र तक का होता है ना, तो उस उम्र तक इंसान क्या करता है, अपने माँ बाप को देख के सीखना शुरू कर देता है। क्या करता है वो? अपने माँ बाप को देखकर सीखना शुरू कर देता है। जब वो 7 साल के ऊपर उसकी उम्र बढ़ती है, 13, 14, 15 टीन एज तक जब इंसान आता है, तब वो अपने माशरे को, अपने माहौल को वो समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना वो शुरू कर देता है। और जब उसके आगे वो चला जाता है, जब तकरीबन आपके उम्र में आता है, हाई स्कूल से लेके इंटर कॉलेज तक, यानी 8th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड तक, जब बच्चा इस उम्र में आता है तो इस उम्र में उसको ये समझना शुरू हो जाता है कि कौन सी चीज मेरे लिए फायदेमंद है, कौन सी चीज मेरे लिए नुकसानदेह है, कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है, कौन सी चीज मेरे लिए बुरी है, किस चीज से मेरी तरक्की होगी, किस चीज से मेरी तरक्की रुक जाएगी। ये सब चीजें इंसान को समझ आ जाती है। ये सब चीजें आपको अभी समझ रही है, नहीं समझ रही है? यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? सबके सबको समझ में आ रही है? अब आप ये अंडरस्टैंड करो कि ये चीजें जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये सिर्फ एक बैकग्राउंड है। हम क्या कर रहे हैं, एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं जिससे आने वाली चीजों को लर्निंग करना हमको और आसान हो जाए। समझ रहे हैं सब लोग? सब लोग जाग रहे हैं ना? सब साथ में है मेरे? बीच बीच में मैं आपको जगाता रहूंगा क्योंकि दोपहर का वक्त है, मेरी जिम्मेदारी है वो भी एक कि मैं आपको जगाता हुआ रखूं। तो इतना समझ में आ गया सबके? अब आप जिस उम्र में हो, जिस मरहले में हो, अब यहां पे आपके सामने जो भी नॉलेज आएगा ना, वो नॉलेज 2 तरह का होगा। आपके सामने जो भी नॉलेज अभी आएगा वो 2 तरह का होगा। 2 तरह का कौन सा होगा? इसको आम अल्फाज में हम कहेंगे, एक नॉलेज है कि वो इरिटेटिंग है। इरिटेटिंग समझ रहे हैं आप? इरिटेट को उर्दू में क्या बोलेंगे? मशक्कत भरा। मशक्कत भरा समझ रहे हैं? मशक्कत तो नहीं, उसका क्या वर्ड होगा उसका? चिड़चिड़ापन, जिसमें चिड़चिड़ापन, चलो चिड़चिड़ा हम कहेंगे। और एक है एंटरटेनिंग।
अब ये दोनों का मिसाल अगर दूं मैं, अभी मुझे आपको यहां पर आके मोटिवेट करना है क्योंकि आपको एग्जाम के लिए आप पढ़ाई कर सको, जबकि क्या आपको पता नहीं है आपको ये पढ़ाई करके क्या बेनिफिट होने वाला है? पता है ना सबको, फिर मेरी जरूरत क्यों है या दूसरे लोगों की भी क्यों जरूरत है? आप में से किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि सर आपकी क्या जरूरत है? मुझे पता है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पढ़ाई करनी है। मोटिवेट करने की जरूरत क्यों है? गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? आप में से किसी को क्रिकेट खेलने के लिए मुझे लेक्चर लेना पड़ेगा क्या? चलो आज मोटिवेशन लेक्चर होगा कि हाउ टू प्ले क्रिकेट। नहीं, हाउ टू प्ले नहीं, कैसे क्रिकेट खेलना है। अगर यहां पे अभी छोड़ दे, चलो ग्राउंड में चले जाए, हर कोई खुशी खुशी चला जाएगा। अच्छा, एक बार नहीं, बार 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 चला जाएगा। क्यों? क्रिकेट खेलना नहीं आता, खेलेंगे। मोबाइल गेम्स, क्रिकेट छोड़ दो, मोबाइल गेम्स में कितने एक्टिविटीज होते हैं। अगर आपके जो माँ बाप है वो देखते हैं, जब बच्चे को वो मोबाइल पर देखते हैं, अच्छा ये गेम खेल रहा है, इतने जल्दी जल्दी एक्टिविटीज कर रहा है पूरे, यानी कितनी मशक्कत से उसने ट्रेनिंग ली। कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग हुई मोबाइल गेम्स खेलने के लिए? शाहीन एकेडमी में ब्रांच है कोई अलग से, हाउ टू प्ले मोबाइल गेम और हाउ टू प्ले कंप्यूटर गेम्स और हाउ टू प्ले फुटबॉल? ये नॉलेज हमको क्या लगता है? ये नॉलेज हमको कैसा लगता है? कैसा लगता है? एंटरटेनिंग लगता है। तो उसके लिए हम मशक्कत खुद से लेते हैं। क्यों? ये काम करने में हमको मजा आ रहा है। मगर पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई करने के लिए वो मशक्कत है जो कैसी लगती है? कोशिश सबको पता है ये पढ़ाई मुझे करना है एग्जाम के लिए, आगे जाने के लिए, मगर जब एक्चुअल पढ़ाई कर रहे हो इरिटेटिंग लग रही है या नहीं लग रही है? यस और नो? तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? इन चीजों के लिए मोटिवेशन जनरेट करना पड़ता है। अब ये इरिटेटिंग क्यों लगता है ये हमें, अब एंटरटेनिंग का तो पॉइंट समझ में आ गया, वो करने से हमको टेम्पररी खुशी मिलती है। क्रिकेट खेलने गए, फुटबॉल खेलने गए, गेमिंग खेल रहे हो, इससे क्या हो रहा है? टेम्पररी आपको खुशी फील हो रही है, खुशी का वो एहसास हो रहा है। इसमें चीज क्या है कि आपको वो जो फन है, वो एंटरटेनमेंट है, वो हैप्पीनेस है, वो उसी लम्हे मिल रही है। मेरी बात समझ रहे हो आप? क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट के अंदर जो एक हैप्पीनेस है आपको वो उसी लम्हे मिल रहा है। मगर आप जो आज 12th की पढ़ाई कर रहे हो, इसका हैप्पीनेस आपको आगे चल के 8-10 साल के बाद मिलने वाला है। कि पहले 2 साल ये पढ़ाई करनी है, रिपीट हो गया तो 3 साल पढ़ाई करनी है। अच्छा, इस 3 साल का पिछले 10 साल हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड उसका एक बैकग्राउंड क्रिएट किया है। उसके बाद ये 2 साल की पढ़ाई है। इस 2 साल के पढ़ाई के बाद आगे जाके 4 या 5 साल का मेडिकल करना है। उसके बाद नौकरी ढूंढनी है। उसके बाद पैसा आना शुरू होगा जब करियर में स्टैब्लिश हो जाएंगे। तो क्या है, इस मेहनत का रिजल्ट कब मिल रहा है? बहुत आगे जाने के बाद मिल रहा है। इस वजह से हमको आज इस लम्हे पे वो चीज क्या लगती है? इरिटेटिंग टाइप लगती है। तो इन चीजों के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है? जब भी हम अपना करियर चुनते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, अपना करियर चुनते हैं, तो कुछ चीजों का हमें उसके अंदर ध्यान रखना होता है जिससे हमें अपना काम या जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो इरिटेटिंग ना लगे। एक छोटा सा सवाल है, आप में से कितने लोग यहां पे डॉक्टर बनने आए हैं? अपना हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड। इतने लोग यहां पे डॉक्टर बनने आए हैं, ठीक है, अब हाथ नीचे करो। अब एक सवाल का सच्ची सच्ची जवाब देना, कसम है सबको ठीक है, सच्ची सच्ची जवाब देना। कितने लोग अपने मर्जी से डॉक्टर बनने आए हैं? अपने मर्जी से, सच्ची, इतने लोग। आपको किसने बोला कि डॉक्टर में ही करियर है? क्यों दूसरे करियर आपको नहीं पता? अच्छा, कितने लोग यहां पे हैं जिनके मां बाप की ये उम्मीद थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, इसलिए वो यहां आए? रेज योर हैंड। ओके, तो ये जो डिवीजन है, ये जो डाइवर्जन है, अच्छा, अपने दिल से जो डॉक्टर बनना चाहता है, अपने दिल से, अच्छा एक बार और जरा हाथ ऊपर करो, अपने दिल से कौन कौन आया है डॉक्टर बनने के लिए? ओके, अच्छा क्या है, इधर हो या उधर हो? क्या अभी बीच की ही लाइन में अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, आपको मैं सबके पास आने वाला हूं, आप भी मत हंसो, जो जितना हंसेगा मेरे नजर में आ गया मैं उसके पास भी आऊंगा। मैंने शुरू में ही बोला ये लेक्चर नहीं, हम इंटरेक्शन करेंगे। हाँ, एक मिनट, पहले तड़ा क्या मड़ाती है मुझे बोलो अपने मर्जी से आए हैं या मम्मी पापा चाहते थे डॉक्टर बनना? नहीं, हमारी मर्जी से। आपके मर्जी से आए। आपको क्यों लगा कि डॉक्टर ही बनना चाहिए? मार्केट में तो इतने करियर है, इतने चीजों के अंदर आप एनरोल कर सकते हो। जब बचपन से हम डॉक्टर के पास जाते आते रहते, कम्युनिकेशन होता रहा, तो हमको इंटरेस्ट हो गया कि डॉक्टर बनना है। सिर्फ डॉक्टर के पास नहीं जाया, आपने इंजीनियर को भी देखा होगा, सिविल सर्विसेज को भी देखा हमको होगा। मैं सबके पास आने वाला हूँ, आप हंसो भी, मैं सबके पास आऊँ, बैठेंगे।
नहीं नहीं, हमको उनका प्रोफेशन अच्छा लगता था इसलिए इंटरेस्ट। प्रोफेशन अच्छा लगता था, डॉक्टर का प्रोफेशन हर कोई ये जानता है ना कि भाई डॉक्टर की एक रिस्पेक्ट है मार्केट में, राइट। और बेशक ट्यूब ना हो, दुनिया के सबसे नोबल प्रोफेशन में से एक प्रोफेशन है। बहुत शुक्रिया, ठीक है। अच्छा, अम्मी अब्बा के कहने से कितने लोग आए हैं? अब नहीं बताएंगे अब तो कैमरा भी है ना। अच्छा, वापस अपने मर्जी से, लड़के गर्ल्स साइड, अपने मर्जी से कौन आया है डॉक्टर बनने के लिए? अपने मर्जी से। चलो ठीक है, आप बताओ, आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं? सर क्योंकि अपने सोसाइटी के अंदर डॉक्टर्स की जो है मतलब कि क्वांटिटी वो कम है और उनकी जो ज़रूरत है वो ज़्यादा है, इसीलिए। बट सर इंसान के लिए डॉक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कुक तो उनके घर में ऑलरेडी रहता है ना सर। और कोई अपने मर्जी से? सभी, मैं तो ये कंसिडर 90% तो था। अच्छा, आप बोलना चाहते हैं, ठीक है। आपने हाथ ऊपर करा था ना उनका, तो दोनों भी बोलो फिर। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? सर डॉक्टर की एक रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। एंड जब कोरोना के टाइम पर डॉक्टर्स कम पड़ रहे थे तो सर हर एक घर पे एक डॉक्टर होना ज़रूरी लगा था सर, क्योंकि हर कोई चाह रहा था उस टाइम पे कि काश अपने पास भी कोई डॉक्टर होता तो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स का। हाँ सर, लेकिन यस अगर वहां पे आप 1 करोड़ रुपए आपको सालाना मिल रहे हैं यस और आप डॉक्टर बन के आपको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, यस सच्ची बताना कौन सा करियर? डॉक्टर। यस यस अच्छा, ये भी मेरा एक सवाल है, चलो सभी से ये सवाल करता हूं मैं। अगर एक प्रोफेशन में आपको सालाना 1 करोड़ रुपए कमाने का मौका मिलता है और डॉक्टर बन के आपको सिर्फ 10 लाख रुपए कमाने मिल रहे हैं, तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करोगे? झूठे हैं सबके सब, सबके सब झूठ, कोई भी सच बात नहीं कर। मस्जिद है ना, नमाज पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ बैठ के झूठ बोलते हो आप सब लोग, इतने सबके सब लोग। चलो ठीक है, अल्लाह आपके नेक नियतों को कबूल करे। ये एक मजाक का हिस्सा है, आपको बस मुझे एंटरटेन भी तो करना है ना, ये एक मजाक का हिस्सा है। अल्लाह ताला आप सभी के नेक नियतों को कबूल करे और आप सभी को अल्लाह ताला उस तरह का डॉक्टर बनाए जो कौम की खिदमत भी करे, इंशाल्लाह, आमीन। तो ये चीजें आपको समझनी है। मैं ये सवाल आपसे क्यों पूछ रहा था, क्योंकि आप जो कोई भी काम आप आज कर रहे हो, अगर उसका रिजल्ट आपके सामने होगा, कौन सा रिजल्ट? जो आपको जेन्युइन हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन देगा, वो रिजल्ट अगर आज आपके सामने है तो उसका एक आपको क्या होगा, अभी से तैयारी करने में उसका आपको एक बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये चीजें कैसी करनी है, देखो इन 3 चीजों को अपने नजर के सामने रखो। इन 3 चीजों को, आपका जो इंटरेस्ट है वो किस तरह से बिल्ड होता है किसी भी चीज के अंदर। एक तो वो है कि आपका कुछ चाइल्डहुड हॉबीज होंगे, पैशन होंगे। बचपन से आपने देखा होगा कुछ बच्चों को शौक होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, इनके साथ कुछ ना कुछ वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, आगे चल के वो अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। कुछ लोगों को जेन्युइनली खिदमत करने का शौक होता है बचपन से, माँ बाप ने उनको कुछ वैसे अखलाक भी दिए हुए होते हैं, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, आगे चल के वो ऐसा प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। मेडिकल उसके अंदर का एक प्रोफेशन है कि जिससे चल के वो क्या करे, लोगों की खिदमत कर सके उस अंदाज में, जिस अंदाज से वो चाहते हैं। एक तो ये हो गया कि आपके कुछ चाइल्डहुड इंटरेस्ट होते हैं। दूसरा होता है लर्निंग इंटरेस्ट। लर्निंग इंटरेस्ट कैसे बनता है, मिसाल के तौर पे आप में से इंजीनियरिंग की तरफ कितने लोग जाना चाह रहे हैं? रेज योर हैंड। इंजीनियरिंग वाले कितने हैं यहाँ पे? बस, और कोई नहीं, बस इतने ही, बाकी कोई? अच्छा, मैथमेटिक्स कितने लोगों का है? रेज योर हैंड। मैथमेटिक्स कितने लोगों का है? अच्छा, केमिस्ट्री तो सबका है,
केमिस्ट्री तो है ना हर किसी का। केमिस्ट्री के रिएक्शन को फॉर्म करने में कितने लोगों को तकलीफ होती है? केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसको फॉर्म करने में कितने लोगों को तकलीफ होती है? अच्छा, होती है, सभी को होती है, पता है। अभी आप ये चीज को अंडरस्टैंड करो, कॉन्सेंट्रेट। जब आपको क्वेश्चन आंसर करूंगा तो उस टाइम के लिए आप बात करेंगे, फौरन फिर मुतवज्जे हो जाएंगे, ओके? अभी आप इस बात को समझो कि इनिशियली कोई भी चीज जब तक हमको समझ में नहीं आती तब तक हमको वो मुश्किल लगती है, मगर कुछ चीजों को प्रैक्टिस कंपलसरी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना, फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना, केमिस्ट्री के रिएक्शंस को सॉल्व करना, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। आपको इन चीजों की प्रैक्टिस ही करनी होती है। इसमें क्या होता है, फॉर्मूले छोटे होते हैं, फॉर्मेशन ज्यादा होते हैं। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? फॉर्मूले कम होते हैं, फॉर्मेशन ज्यादा होते हैं, और आपको एक बार फॉर्मेशन करना आ गया तो वो चीज आपको अंडरस्टैंडिंग भी आसान होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहां बिठा के मैं लेक्चर दूं कि साइकिल ऐसे ऐसे चलानी है, क्या ऐसे चलानी है साइकिल, आपको पहले एक पैर रखना है, फिर पैडल मारना है, फिर आगे बढ़ना है। या सेम अगर मैं स्विमिंग के बारे में करूं, अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे मैं एक लेक्चर ले रहा हूं, आपको स्विमिंग कैसे करनी है, पहले पानी के अंदर जंप करो, फिर अपना एक हाथ आगे ले जाओ, फिर दूसरा हाथ आगे ले जाओ, फिर एक पैर आगे ले जाओ। ये सब चीजें मैं यहां बिठा के आपको कितना भी रट्टा मारने लगाऊं, मगर जिस वक्त तक आप एक्चुअली पानी में जंप नहीं करते, जिस वक्त तक आप एक्चुअली साइकिल लेकर बाहर नहीं जाते, और जब तक आप कुछ वक्त प्रैक्टिस में नहीं देते, उस वक्त तक वो चीज का फन या उस चीज के अंदर का हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन जो है वो आपको नहीं मिलेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस और नो? मगर जब आपको वो चीज सीख गया, जब एक बार आपको समझ में आ गया कि इस अंदाज से अब मैं पानी के ऊपर मैं स्विम कर सकता हूं, तब जो फन है, तब फिर आप क्या कर सकते हो, आप चाहे तो एक स्विमिंग पूल क्रॉस कर सकते हो, अगर किसी के हिस्से बन गया तो आप एक नदी या कुछ कुछ समुद्र के इलाके भी, हमारे हिंदुस्तान से श्रीलंका का जो इलाका है, कई स्विमर्स ने उसको भी तैर के पार किया है। यानी जब आप उस लर्निंग को, उस प्रैक्टिस आपको मिल जाती है, तब उसका फन आपको आना स्टार्ट होता है। तो आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस वाला जो इंटरेस्ट है, अगर ये बिल्ड करना है तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। इसके लिए आपको क्या करना है, इनिशियली वो एफर्ट्स पुट अप ही करने पड़ेंगे। अगर कुछ लोग आप में से जिम गए हैं, बॉयज साइड्स में मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आप जिम गए हो तो जिम के शुरुआती दिन बहुत तकलीफदेह होते हैं। आप जब डंबल्स आप उठाओगे या वेट लिफ्टिंग करोगे, आपका पूरा जिस्म दर्द करने लगेगा, क्योंकि वो आपका उस वक्त वो कंफर्ट जोन नहीं है। आपका कंफर्ट जोन क्या है? एक बात हमेशा याद रखो, इंसान का दिमाग बहुत सुस्त है। इंसान का दिमाग ये आराम पसंद है। किसी भी काम को इंसान आराम पसंद, किसी भी काम को पूरा करने में आराम किस में ज्यादा होगा, ये इंसान प्रेफर करता है। तो हमें क्या करना होता है, हमारा एक कंफर्ट जोन जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अपना एक कंफर्ट जोन। और जब इस कंफर्ट जोन को पुश करना है ना, इससे बाहर निकलना है ना, तो आपको उसके लिए कुछ मशक्कतें लेना इंपॉर्टेंट होता है। मिसाल के तौर पे, जैसे मैं अभी जिम की मिसाल दे रहा था कि इनिशियली आपको क्या होगा, वेट लिफ्टिंग के लिए बहुत तकलीफ होगी, मगर जब 1 महीने तक मुसलसल आप ये चीजें करोगे, उसके बाद आप जितना वेट लिफ्ट कर रहे हो, अगर किसी दिन आप जिम नहीं जाते, आप किसी बॉडी बिल्डर से पूछना, किसी दिन अगर वो जिम नहीं जाते, उतना वो वेट लिफ्टिंग नहीं करते, तो उनको उस वक्त इरिटेटिंग होता है, यहां तक कि उस वक्त जिस्म में कुछ दर्द भी होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन को अब यहां मैच नहीं कर रहे। अब उनका कंफर्ट जोन कहां गया, मैं डेली इतना वेट लिफ्टिंग करूंगा, मैं इतना अपने हेल्थ को इतना मैं ध्यान दूंगा। तो हमारा कंफर्ट जोन कहां शिफ्ट हो गया, जो पहले बेसिक पे था, जीरो पे था, वो वहां से कुछ एफर्ट्स पे पुट अप हो गया। तो ये प्रैक्टिस में क्या होता है, जब हम किसी चीज को, फॉर एग्जाम्पल आज आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए केमिस्ट्री में आपको वो चीजें समझ में नहीं आ रही, मगर जब आप उसका फॉर्मेशन की प्रैक्टिस आप कर दोगे, उस वक्त आपको वो करने में मजा आएगा। तो उस वक्त किसी को आपके पीछे नहीं लगना पड़ेगा कि मुझे ये पढ़ाई करनी है या मुझे इसके लिए अपने आप को मोटिवेट करना है। ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको वो प्रैक्टिस वाली लर्निंग वहां मिल जाएगी। और तीसरा इंटरेस्ट होता है, वो होता है आउटकम इंटरेस्ट। आउटकम इंटरेस्ट मींस व्हाट, आपको आज ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मैं आगे चल के जिस किसी भी करियर में मैं जाने वाला हूं, जिस किसी भी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, या चाहे वो मार्केट का कोई भी करियर हो, मैं जिस किसी भी करियर में जाने वाला हूं, उसमें जाने के बाद मुझे उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है। एक बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी इन द सेंस आपको उसमें से कितना उसका आउटकम मिलेगा, कितने पैसे आप कमा सकोगे।
उस पैसों से आपके पसंदीदा कौन सी चीजें आप परचेस करोगे, चाहे वो अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, फॉरेन ट्रिप्स हो, घूमना फिरना हो, जो कुछ भी है कि हाँ मैं अगर आज मैं ये चीज करता हूं तो इससे मैं काबिल बनूंगा इतना पैसा कमाने के, और इससे मैं अपनी खुशी के ये चीजें मैं कर सकता हूं। दूसरा चीज क्या है, फेम। फेम यानी किसे कहते हैं, फेम जैसे एक तरह से सोसाइटी में रिस्पेक्ट होती है, जो हम अभी बात कर रहे हैं डॉक्टर की। तो मुझे जब मेरे नाम के आगे DR लग जाएगा, मेरा नाम कितना खूबसूरत लगेगा। आज मेरा नाम क्या है, अभी मैं भी ये सोच रहा हूँ जेन्युइनली, मुझे भी अपने PhD की तरफ जाना है। मैं आज सोचता हूँ आज मैं ER अरशद सैयद लगाता हूँ, कितना अच्छा लगेगा वो ER का, मैं DRER अरशद सैयद करूँ। ER इन द सेंस इंजीनियरिंग को भी ER यूज करते हैं अभी, तो डॉक्टर, इंजीनियर एक होता है ना, एक वो फेम बनता है। तो दूसरा आउटकम कौन सा हो गया, फेम का, और तीसरा कौन सा हो गया, रिस्पेक्ट का। तो जब ये आउटकम्स हमारे आंखों के सामने होते हैं, क्या होते हैं, ये आउटकम्स जब हमारे आंखों के सामने होते हैं, तब आज मेहनत करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और अक्सर क्या होगा, जब आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, सुस्ती अपनाओगे, तो फेलियर आएगा। ये तो आम थ्योरम है मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के, आपने तो पढ़े ही होंगे। हार्ड वर्क नहीं किया, किसी भी कोई भी चीज विदाउट हार्ड वर्क अचीव हो नहीं सकती। अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे, सुस्ती करोगे, तो उसका अंजाम फेलियर ही होना है। मगर क्या होगा अगर आपने हार्ड वर्क भी किया और फेलियर आया, उसके बाद भी क्या होगा, ये चीजों के बारे में भी हम सेशन में आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। आप में से जो अभी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, बेसिकली मैं उनके लिए थोड़ा सा इस स्टोरी को प्रेफर करूंगा। आप ही की तरह एक स्टूडेंट था। पुराने जमाने में आप लोगों को पता होगा कि इस तरह से स्कूल कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे, बल्कि जो उम्मत के जो स्कॉलर लोग हुआ करते थे, उनकी अपनी खानखाई हुआ करती थी, पता है आपको, जिसको आज मॉडर्न फॉर्म में हम मदरसा कहते हैं। तो पुराने जमाने में क्या हुआ करते थे, अलग अलग खानखाई हुआ करती थी, जहां पे बादशाहों के तक बेटे वहां पे पढ़ाई के लिए आते थे। खानखाओं में कौन होते थे, बड़े अल्लाह वाले होते थे, बड़े उस्ताद होते थे, जो आपको दीन और दुनिया दोनों का इल्म सिखा सके। तो पहले पढ़ाई, अभी एक तरह से आप यहाँ पे हॉस्टल में आए हो, हॉस्टल भी एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ खानखाई हम कहेंगे ना, कि यहाँ पे आपने क्या किया, अपना घरदार यहाँ पर आपने छोड़ दिया, कुछ वक्त के लिए आप हॉस्टल में आ गए, और आप यहाँ पे कब तक बैठ रहे हो, जब तक आप उस तरह से इल्मी सतह पे आप वो कामयाबी हासिल नहीं कर लेते। तो पुराने जमाने में भी क्या हुआ करता था, इस तरह के खानखाएं हुआ करते थे, जहां पे बच्चे जाते और उस्ताद से पढ़ाई करते। तो आप ही की तरह एक बच्चा था जो बहुत मेहनत करता, मगर आखिर में उसको कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता। तो उसके और उस्ताद ने भी देखा कि ये बच्चा सुस्त नहीं है, ये बच्चा बहुत मेहनती है, मगर बार बार मेहनत करने के बाद भी, लगातार मेहनत करने के बाद भी, इस बच्चे की किस्मत में अक्सर फेल्यूर ही आ रहा है और ये कुछ कर नहीं पा रहा। तो उस्ताद ने भी क्या किया, उस्ताद ने सोचा कि चलो मैं कोई और तरीका अपनाता हूं, किसी और तरीके को मैं अपना के देखता हूं, उस वजह से शायद इसको पढ़ाई में कुछ तब्दीली आए। तो उस्ताद ने तरीके भी बदल दिए, मगर उसके बावजूद भी उसको कामयाबी नहीं मिलने लगी। अब ऐसा वक्त गुजरा कि उसके उस्ताद को भी लगा कि यार ये बच्चा पढ़ाई के लिए बना ही नहीं है, ये बच्चे को पढ़ाई से शायद इसके बस की ये बात नहीं है। तो उस्ताद ने उससे कहा, और उसके ही भले के लिए कहा, कि देखो पढ़ाई में तो तुमने इतना वक्त गुजारा, मगर तुम्हारा कोई इसके अंदर से कोई नतीजा नहीं निकला, कोई सक्सेस नहीं निकला, तो तुम क्या करो, तुम पढ़ाई छोड़ दो, तुम किसी और काम के अंदर जाके एनरोल करना। तुम खामखा अपना वक्त, यहाँ पर भी तुम्हारा वक्त ऐसे भी कुछ काम नहीं आ रहा, तो तुम क्या करोगे, यही वक्त तुम किसी और काम में, किसी और हुनर में लगा दोगे, तो क्या होगा, उस हुनर का शायद तुम्हें कुछ फायदा भी पहुंच जाए। तो उसके उस्ताद ने यह कहा, और उस बच्चे को भी लगा कि हाँ, कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरे मेहनत का कोई नतीजा तो निकल नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूं, मैं बस अब यहां से वापस ही चला जाता हूं और घर जाके मैं अपने वालिदैन से कह दूंगा कि मैं नहीं कर सका, मुझसे पढ़ाई नहीं हो सकी। ये इरादा किया और वो बच्चा रास्ते से बस निकल पड़ा। अब पुराने दौर में क्या हुआ करते थे, बसेस वगैरह तो नहीं थे, ट्रेन प्लेन्स का भी इंतजाम नहीं था, चलते हुए सफर पूरा करना पड़ता था। तो जहां पर भी उस बच्चे का घर था कुछ मील दूर, वहां पे उसने पैदल अपना सफर शुरू किया। अब सफर के बीच में तपती गर्मी थी, कुछ वक्त दूर जाने के बाद उसके पास का पानी भी खत्म हो गया, तो उसे पानी की तलब होने लगी, प्यास लगने लगी। तो फिर कुछ दूर उसको एक छोटा सा गांव नजर आया। इसने सोचा चलो मैं इस गांव में जाता हूं, यहां जाके मैं थोड़ा सा पानी भी पी लूंगा और कुछ खा पी भी लूंगा, जिससे मेरा आगे का सफर आसान हो जाए। तो ये सोचकर बच्चा उस गांव की तरफ जाने लगा। अभी आपने देखा होगा जो छोटे मोटे गांव होते हैं, उस गांव के बाहर अक्सर कुछ बौड़ियां होती है, जहां से पूरा गांव पानी लेकर जाता है। देखा है ना आप लोगों ने, छोटी सी बौड़ी होती है कई गांव के बाहर। तो वहां पे वो बच्चा पहले जैसे उसको गांव के वो करीब होने लगा, तो उसको वहां पे एक बौड़ी नजर आई, छोटी सी एक बौड़ी।
फोटो शायद क्योंकि एक्चुअली मैंने प्रेजेंटेशन एप्पल में बनाया है, एप्पल के मैकबुक के अंदर, शायद वहाँ फोटो डिस्प्ले नहीं हो रही, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। बॉडी की छोटी सी फोटो थी। तो आपने देखा होगा कि छोटी सी जो बॉडी होती है ना, उस बॉडी से पानी निकालने के लिए रस्सी से बंधी हुई एक बकेट होती है। देखा है आप लोगों ने? रस्सी से बंधी हुई एक बकेट होती है और उस बकेट से पानी क्या करते हैं, खींच कर निकालते हैं। और अक्सर क्या होता है कि जब वो बकेट को पानी के अंदर डाला जाता है और उसको खींच कर निकाला जाता है, आजकल तो वो ऊपर कुछ अलग चीजें होती हैं जिससे वो एक जो एक ऊपर एक मैकेनिज्म बनाया होता है जिस पर से लपेटी जाती है, मगर हर जगह वो नहीं होता। कुछ जगह क्या होता है, रस्सी डायरेक्टली खींच कर निकाला जाता है, वहां जो पत्थर वगैरह लगाए हुए होते हैं सराउंडिंग में। तो उस बच्चे ने जब वो बॉडी के करीब गया और जब वो पानी निकालने लगा, तो पानी निकालने के बाद उसको कुछ इस तरह के निशान उस बॉडी के आसपास बंधे हुए पत्थरों पर नजर आए। किस तरह के? कुछ इस तरह के निशान उसे वहां पर नजर आए। तो आसपास जो गांव के लोग पानी भर रहे थे, उस बच्चे ने उससे पूछा कि पत्थर पे ये निशान कैसे है, ये निशान पत्थर पे कैसे हैं? तो लोगों ने कहा कि इसके अंदर जो हम बॉडी के अंदर जो हम रस्सी बांधकर बकेट डालते हैं अंदर, जब वो बकेट बाहर खींच कर निकालते हैं तो वहां पे क्या होता है, रस्सी इन पत्थरों से घिस जाती है और वो घिसते 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 इस तरह के निशान पड़ गए हैं। उस बच्चे ने एकदम से सोचा कि एक मामूली सी नरम रस्सी, नायलॉन की रस्सी की हम बात नहीं कर रहे, धागों की रस्सी, जो धागे से बंधी हुई एक रस्सी है, एक नरम रस्सी अगर बार बार लगातार मेहनतों के बाद अगर रस्सी में इतनी ताकत आ जाती है कि वो एक पत्थर को भी इस तरह से चीर देती है, तो मैं तो फिर भी इंसान हूं। अगर एक मामूली से नरम रस्सी इतना जिगर रखती है या इतनी ताकत रखती है कि पत्थरों के ऊपर भी वो इस तरह से पत्थरों को तराश दे, पत्थरों को भी चीर दे, तो मैं तो इंसान हूं, तो मैं क्यों गिव अप कर रहा हूं? मैं क्यों गिव अप कर रहा हूं? मैं क्या करूंगा? तो अल्लाह ताला ने इस एक मिसाल से उसके दिल में यह बात डाली कि मेहनत नहीं छोड़नी है। क्या करना है? फेल्यूर्स आ रहे हैं कोई बात नहीं, मगर मेहनत नहीं छोड़नी है, इंशाल्लाह किसी दिन कामयाबी होगी। तो वो बच्चा जो घर को निकला था, वहां से वो वापस अपने मदरसे में गया, उसने उस्ताद से फिर से कहा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं पूरी मेहनत करूंगा और मैं आगे चल के एक बहुत बड़ा इंसान बनूंगा। और वो शख्स, ये कोई ये इसको हमें हाइपोथेटिकल कहानी कहते हैं ना, ये कोई हाइपोथेटिकल कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़े बुजुर्ग का, बहुत बड़े अल्लाह वालों का सच्चा वाकया है जो उनकी जिंदगी में आया था। कि ये एक मिसाल ने, ये एक मेहनत ने उनको ये जज्बा दिया कि आगे चल के वो एक बहुत बड़े आलिम दीन बने और दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करने लगे। तो आज अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी मेहनत करने के बावजूद भी अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही, अगर आपको वो चीजें हासिल नहीं हो रहे, तो क्या करना है? मेहनत को नहीं छोड़ना है। देखो, हर सक्सेस का अगर एक वर्ड में अगर कोई उसका फॉर्मूला हो सकता है तो वो मेहनत है। समझ रहे हैं आप? हो सकता है इससे आगे कुछ चीजें मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। तो एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जैसे मैंने अभी बताया, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। आपका माइंडसेट ये 3 चीजों को लेकर चलना है। जो करंट 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है, करंट 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, ये 3 चीजें आपको अपने माइंड में रखना है कि आज जो पढ़ाई मैं क्यों कर रहा हूं, इसका आपको वाई का आंसर आपके पास होना चाहिए। इस वाई का आंसर, क्या आंसर? जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं? सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि आगे चल के जो करियर मुझे बनाना है। अगर मुझे एक डॉक्टर बनना है तो मैं एवे में डायरेक्टली डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मुझे इन स्टेप्स को फॉलो करना है। आज मुझे 12th स्टैंडर्ड में इतने मार्क्स लाने हैं, मुझे नीट में इतने मार्क्स लाने हैं, मुझे जेई में इतने मार्क्स लाने हैं, फिर मुझे अपने कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाके मुझे इतनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। तो ये पूरा पैटर्न जब मैं फॉलो करूंगा, जब मैं फॉलो करूंगी, उसमें क्या होगा, मुझे आगे चल के इस पैटर्न के बाद ही वो सक्सेस मिलेगा जो आगे चल के मेरी पूरी जिंदगी संवारेगा। तो सबसे पहले इस वाई का आंसर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो एफर्ट्स आप पुटअप कर रहे हो उसका आंसर होना चाहिए, और उसका बेनिफिट क्या होगा इसका आंसर होना चाहिए। आज ये तीनों चीजें आप सभी अपने माइंड में क्लियर करेंगे कि आज जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो, जो भी पढ़ाई आज आप कर रहे हो, ये आप किस वजह से कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। देखो, सबसे पहले यहां पे ये क्या वर्ड है, पढ़ो मेरे साथ, कौन सा वर्ड है ये? एटीट्यूड। ये कौन सा वर्ड है? ये कौन सा वर्ड है? ये कौन सा है? ये इन चीजों से मिलके क्या बना आपका? क्या बना आपका? माइंडसेट।
सबसे पहले एटीट्यूड मीन्स व्हाट, आपको क्या करना है, अपने पढ़ाई के तरफ अपना एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है, और उस एटीट्यूड के हिसाब से आपका बिहेवियर होना चाहिए। बिहेवियर इन द सेंस आपका टाइम का आपके पास पूरा कैलकुलेशन हो, आपका वो अप्रोच हो कि हाँ इतने दिन इतने वक्त तक इतनी चीजों को मुझे पढ़ना है, समझना है, लर्न करना है। उसके लिए इंपॉर्टेंट एक्शंस कौन से, एक्शन प्लान भी हम आगे बात करेंगे, और तब जाके आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। मगर ये सक्सेस, इसको फॉलो करने से पहले इस सक्सेस का माइंडसेट क्रिएट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है सबके? समझ में आ रहा है सबके? यहां तक हमने थोड़े से थ्योरेटिकल चीजें डिस्कस की है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको इस वक्त ये नहीं सोचना है कि मेरे पास्ट के बीच अंदर क्या बीता। पास्ट का रिग्रेट अभी नहीं रखना है। रिग्रेट मींस क्या, आप में से अभी किसी के एग्जाम के लिए अगर 2 महीने बाकी हैं नीट के एग्जाम के लिए, तो आप ये सोचते बैठो काश मैंने उस वक्त पढ़ाई की होती, काश उस वक्त मैंने वक्त जाया नहीं किया होता, काश उस वक्त मैंने ये किया होता तो आज मुझे इतने मार्क्स मिलते, उतने मार्क्स मिलते। ये ख्याल, ये काश आज खत्म करना है। क्या करना है? अपने दिमाग से इस काश को आज खत्म करना है। अभी आपके पास जितना वक्त है सबसे पहले उसको कैलकुलेट करो और फ्यूचर का प्लान करो। कितना वक्त है, कैसे उसको यूज में लाना है, उसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। दूसरी चीज क्या करना है, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस करना है। एग्जाम का पैटर्न क्या है, लर्निंग क्या है, कितनी चीजें बाकी हैं, कितनी चीजें हो चुके हैं, आज कितने मार्क्स मिल सकते हैं, कितना इस वक्त एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुटअप करके मैं आगे बढ़ सकता हूं, इन सब चीजों का कैलकुलेशन आज करना है। तीसरी चीज इसके अंदर एक बात हमेशा याद रखो, जो 12th स्टैंडर्ड के, मैं थोड़ी देर के लिए मैं 12th स्टैंडर्ड के जो अभी एग्जाम देने वाले हैं या जो अभी नीट के एग्जाम देने वाले हैं, इन बच्चों से मैं यहाँ थोड़ा सा मैं यहाँ पे रूबरू होना चाह रहा हूं कि आपको एक बात माइंड में रखो कि आपका 30 to 40% जो सिलेबस होता है आपका ओवरऑल सिलेबस से, 30 to 40% जो आपका सिलेबस होता है उसी पर आपके 70% मार्क्स डिसाइड होते हैं। कितने? 70% मार्क्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन 30 to 40% सिलेबस को आपको पॉइंट आउट करना है, और वो पॉइंट आउट करने के लिए शाहीन एकेडमी ने उनके जो एक्सपर्टीज है, सिर्फ वो नांदेड़ के ही नहीं बल्कि बिदर के और थ्रू आउट इंडिया जितने उनके एक्सपर्टीज है उनके थ्रू वो आपको कोर्स मटेरियल वो प्रोवाइड करते हैं। उस कोर्स मटेरियल को कभी भी आप कम मत समझो, उन चीजों को आप पूरे फोकस के साथ स्टडी करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट के जो आपके 10 डेज हो गए, 1 मंथ होगा, अब इस 1 मंथ के अंदर मुझे क्या क्या करना है, सबसे पहले इन 10 डेज के अंदर मुझे क्या करना है उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आगे काम करना शुरू कर दो। समझ रहे हो आप? अगर मेरे पास 1 महीना है तो 1 महीने में मेरे पास इतने सब्जेक्ट हैं, इतने सब्जेक्ट में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में से इतना एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए मेरे पास इतना वक्त है, इतने घंटे हैं या इतने दिन हैं, तो मैं कैसे उस टॉपिक को मैं कवर करूंगा। जो करंट 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है आपके लिए ये 10 डेज है, ये डेज को हटा के यहां से मंथ लगा दो। इमेजिन करो कि आने वाले 10 महीने के अंदर कितना टाइम आपके पास है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट को मुझे इतना टाइम देना है, एक सब्जेक्ट की मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, ये चीजें यहां पे डिस्कस हो सकती है। और जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, मैं आपको यहां पे कहता हूं कि आप डेली थोड़ा सा वॉक, थोड़ा सा कार्डियो एक्सरसाइज करना। इससे क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिस वजह से आपको और ज्यादा एनर्जी पुटअप करने और ज्यादा फ्रेशनेस के साथ अपने स्टडी करने में मदद मिलती है। समझ रहे हैं आप लोग जो अभी एग्जाम देने वाले हैं? और ज्यादा से ज्यादा जिक्र और प्रेयर्स। देखो हमारे 3 रूल है, पहला है मेहनत, पहला है यकीन, दूसरा है मेहनत और तीसरी है दुआ। कौन सा रूल है? पहला है यकीन, दूसरा है मेहनत और तीसरी है दुआ। ये तीनों चीजों का दामन अगर आप मजबूती से थामे रखोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर पे जरूर कामयाबी अता करेंगे। एक शेर ये हमेशा याद रखना कि जो यकीन के राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन के राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। तो आज हमें वसवसों से डरना नहीं है, आज हमें वसवसों से डरना नहीं है, वसवसे आने देना नहीं है। सिर्फ इस बात पर फोकस करना है कि जिनके पास आज 10 दिन है उसको कैसे फ्रूटफुल बनाओगे, जिनके पास 10 महीने हैं उसको कैसे फ्रूटफुल बनाओगे, और जो आगे अभी 11th में है, आगे का प्रिपरेशन की शुरुआत करे हैं, उसको किस तरह से फ्रूटफुल बनाओगे। समझ रहे हैं?
और जो एग्जाम से पहले आप जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, जब आपके एग्जाम का एक दिन जब बाकी होगा, सिर्फ एक दिन, तब खास तौर पे ये 3 चीजें करना जिस वजह से आपके रिजल्ट्स में एक अच्छा खासा चेंज आपको नजर आएगा। वो 3 चीजें ये है कि सबसे पहले एग्जाम के आखिरी दिन के आखिरी कुछ घंटे आपको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है। जो पढ़ाई करना है वो घंटों से पहले आपको मुकम्मल करना है। उसके बाद आखिरी दिनों में आपको क्या करना है, एकदम हेल्दी डाइट लेना है। कोई भी फास्ट फूड, कोई भी जंक फूड, कोई भी ऐसा एलर्जिक फूड जिसकी आपको एलर्जी होगी, कोई भी ऐसा फूड कंज्यूम नहीं करना है जिससे ऐसा ना हो। कभी कभी क्या होता है पता है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये मामला कभी हमारे साथ हो नहीं। क्या होता है, कभी एग्जाम के नजदीक हम कुछ ऐसा गलत सलत खा लेते हैं, अपनी तबीयत की तरफ ध्यान नहीं देते, और एंड एग्जाम में अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपकी पूरी पढ़ाई एक तरफ, आपका पूरा शेड्यूल, पूरी मेहनत खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, हेल्दी डाइट डेफिनेटली मेंटेन करना है। और एग्जाम से एक दिन पहले 6 से 8 घंटे की नींद हर कोई पूरी करेगा। क्या करेगा? 6 से 8 घंटे की नींद हर कोई पूरी करेगा। एक बात हमेशा याद रखो, आपके माइंड 2 तरह का होता है। एक माइंड होता है कॉन्शियस माइंड जो एक्टिव है, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड जो अंदर ही अंदर काम कर रहा है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप लोग अपना हाथ अपने मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हो, यस और नो? मर्जी से पैर मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हो, राइट? पलक अपने मर्जी से झपका सकते हो, मगर कितने देर तक आप पलक रोक सकते हो? एक वक्त तक रोक सकते हो, राइट? उसके बाद आपका कंट्रोल चला जाएगा। सही है ना गलत है? तो हमारा जिस्म, हमारा ब्रेन किस तरह से है, उसके 2 तरह के वर्किंग है। एक कॉन्शियस माइंड वो है जो आपका एक्टिव माइंड पे काम करा रहा है, जैसा आप अपने हाथ हिलाना, क्या बोलना है, क्या सुनना है, कान में उंगली डाले तो कुछ वक्त के लिए वो भी आप रोक सकते हो, आंख बंद कर लो आप, वो भी आपके इख्तियार में है। मगर क्या आपका हार्ट आप चला रहे हो? क्या आपके किडनीज को आप चला रहे हो? चला तो आपका ब्रेन ही रहा है ना उस चीजों को भी, पर क्या वो आप खुद चला रहे हो? क्या नहीं, वो आपका माइंड सबकॉन्शियसली उसको चला रहा है। तो ये सबकॉन्शियस काम करने के लिए आपके ब्रेन को वक्त चाहिए होता है, और ये वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड किस वक्त यूज करता है? जिस वक्त आप सो रहे होते हो। इंसान जब सोता है तब सिर्फ उसका कॉन्शियस माइंड सोता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता। सबकॉन्शियस माइंड आपके पूरे जिंदगी में कभी नहीं सोता। सबकॉन्शियस माइंड उसी वक्त बंद होगा जिस वक्त इंसान इस दुनिया से चला जाएगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा होता है, आप जो कुछ भी लर्निंग लेते हो, मिसाल के तौर पे आप यहां से, घर से यहां तक आप आए हो, रास्ते में आप जो हॉस्टल पे थे वो अलग है, आपके ये जो लोग पेरेंट्स हैं, या मैं भी आया हूं, अभी मैं काफी सफर करके आया हूं, तो रास्ते में जितने बिल्डिंग्स मुझे दिखे, जितने कार मुझे दिखे, जितने लोग मुझे मिले, ये लोगों के चेहरे मुझे याद नहीं रहते, राइट? मगर उसी में अगर कोई मेरा दोस्त मिलता तो उसका चेहरा मुझे जरूर याद रहेगा। हो सकता है 1 साल तक भी मुझे याद रहेगा कि हाँ, ये मुझे उस दिन ट्रेन में मिला था। मगर अनजान लोग कुछ वक्त में भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सोते हो, जब आप आराम करते हो ना, तो आपका ब्रेन क्या करता है पता है? आपके पूरे डेटा को कंपाइल करता है। क्या करता है? कंपाइल करता है। मींस क्या? कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें रखना है माइंड में, ये डेटा कोई काम करिए। मिसाल के तौर पे आप रास्ते से आए थे, 50 गाड़ियां गुजरी, वो 50 गाड़ियां आपकी आंखों के सामने से गुजरी, तो ब्रेन में उसका डेटा चला गया, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, तो आपका ब्रेन क्या करता है? उसको रिमूव कर देता है। और ये रिमूव होने का काम मोस्टली कब होता है? जब आप सो रहे होते हो। तो इसलिए अगर आप क्या करोगे, एग्जाम के पहले 1 रात पहले आप बहुत रट्टा मारोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, पढ़ोगे 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 पढ़ोगे, सोगे नहीं, तो ब्रेन को उसको एक परमानेंट मेमोरी बनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो कुछ भी आपने रट्टा मारा वो दिमाग से निकल जाएगा। तो लास्ट मोमेंट पे 3 घंटा रट्टा मारने के बजाय 1 घंटा अच्छे से पढ़ो और उसके बाद आराम करो, तो वो चीजें आपको अच्छे से याद रहेंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसकी एक और मिसाल भी मैं आपको बता सकता हूं। कितने लोगों ने ये बात सुनी है कि सुबह के ख्वाब सच्चे होते हैं? ये मिसाल सुनी है? अच्छा, रेज योर हैंड। कितने लोगों ने सुनी है? सुबह देखे हुए ख्वाब सच्चे होते हैं। मानते हैं आप इस बात को? नहीं मानते? अच्छी बात है, चलो। मगर ये बात कहां से वजूद में आई? सुबह के ख्वाब सच्चे होते हैं, लोगों को ऐसा क्यों लगने लगा? आपको एक मजे की बात बताऊं, सुबह के ख्वाब सच्चे नहीं होते, आपको ख्वाब आते ही सुबह में है। आपको ख्वाब कब आते हैं? सुबह में आते हैं। अगर हम अपनी नींद के 3 हिस्से करें ना, मिसाल के तौर पे अगर आप रात में 6 घंटे सोए हैं, तो आपको वो ख्वाब याद नहीं रहता जो पहले 2 घंटों में आपने देखा है। आपको वही ख्वाब याद रहता है जो आपने आखिरी के 2 घंटों में देखा है। मैक्सिमम उसका ड्यूरेशन वो 2 घंटे का है।
तो अक्सर क्या होता है, हमें जो याद रहने वाले ख्वाब है वो हमारे नींद के आखिरी हिस्से में आते हैं। समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को? तो ये सुबह के, तो ये मैं किस लिए बता रहा हूं और ये ख्वाब हमें क्यों दिखते हैं। अक्सर तो देखो, एक बात तो ये है कि नबियों के ख्वाब सच्चे थे, वो एक अलग चीज है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको ख्वाब दिखते हैं ना, ये दिन भर का जो आपका डेटा होता है, दिन भर का जो आपका डेटा होता है ना, जब माइंड इस पर प्रोसेस कर रहा होता है तो उसके कुछ विजुअल्स आपके आंखों के सामने आते हैं। आपने कई बार ये नोट भी किया होगा कि दिन भर में हुए कुछ चीजों का इफेक्ट आपके ख्वाब में भी आया। ये होता है, अक्सर होता है। तो ये चीजें आपको समझने हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, फाइनल डेज के प्रिपरेशन के अंदर ये 3 चीजों के ऊपर आपका मैक्स फोकस किस तरह से हो, इस पे आप गौर करोगे। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हर किसी को रेफर करना है आखिरी 1 महीने में, आखिरी 10 दिन के अंदर। सेकेंड चीज आपको यह करनी है कि उस दौर में आपके टीचर्स ने आपको साल भर पढ़ाई हुई चीज एक तरफ रखो, और आखिरी दिनों में जो आपके टीचर्स आपको कुछ वैल्यूएबल गाइडेंस करते हैं, जो एक्चुअली आपके एग्जाम के अंदर वो निखर के आने वाला है, वो वैल्यूएबल गाइडेंस पे हमेशा फोकस करना। और तीसरी चीज, रैपिड रिवीजन के कुछ पॉइंट्स जो 12th स्टूडेंट अभी है, जब आप कुछ पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ गया कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको वहीं पे नोट करके रखना, ताकि आपको रैपिड रिवीजन का वो पार्ट आप उसको बना सको। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, इसके अंदर लेकर आना है। और एग्जाम हॉल के अंदर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जो मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बता रहा हूं अपने तरफ से, कि जो क्वेश्चंस आप जब क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो उन क्वेश्चंस को देख के घबराहट में कभी मत जाना जिसका आपको यह लग रहा है कि आंसर मुझे नहीं आता। वरना क्या होगा, जिसका आंसर, जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको अच्छे से आता है, आप शायद वो भी प्रॉपरली ना लिख पाओ। तो हमेशा इन फियर्स को कभी माइंड में नहीं आने देना। और एक छोटी सी दुआ है, 12th स्टूडेंट जो अभी जा रहे हैं, हर किसी को उम्मीद करता हूं ये दुआ याद ही होगी। क्या है? रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा। दुआ के बगैर उम्मीद करता हूं कोई भी अपना पेपर लिखना शुरू नहीं करेंगे। बड़ी दुआएं नहीं आते, कोई बात नहीं, ये छोटी दुआ 3 वर्ड्स की तो हर कोई एग्जाम में याद करके जाएगा। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं खास ये बात कह रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप पर बिलीव करना। ये माइंडसेट के पॉइंट का मेरा लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, अपने ऊपर बिलीव करना। अपने ऊपर क्या करना? बिलीव करना। अगर आपको खुद के ऊपर यकीन नहीं है तो बिलीव में दुनिया में कोई आप पे यकीन नहीं करेगा। जब आप खुद पे यकीन नहीं करते तो दुनिया से आप उम्मीद ही कैसे करोगे कि दुनिया मुझ पे यकीन करे? यकीन सबसे पहले अपनी जात से शुरू होता है। सबसे पहले अपनी जात पर यकीन करो कि मैं कर सकता हूं। अल्लाह ने आपको भी वही माइंड दिया है जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन के पास है, जो दुनिया के स्मार्टेस्ट पर्सन के पास है, जो हर किसी के पास दुनिया में है, आपके पास भी वही है। आपके पास भी वही ब्रेन है जो रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड के पास है। तो आपको ऐसे कोई, इसमें फर्क क्या है दोनों में, कि हम क्या करते हैं, या तो अपने ऊपर यकीन नहीं करते या वो मेहनत पुटअप नहीं करते। तो ये दोनों चीजें आपको माइंड में लेकर चलनी है। क्या करोगे? सबसे पहले बिलीव करोगे। और अगर सिर्फ मेरे कहने से आपको यह बात यकीन नहीं आती, तो मैं आपके सामने 2 इंसानों की मिसाल यहां पे दिखाता हूं। इन 2 इंसानों को देखो। एक है गनीम अल मुफ्ता, या गनीम अल मुफ्ता। आप में से फुटबॉल अगर कोई खेलता होगा तो उनको पता होगा कि पिछले साल एक फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, 2022 में हुआ, आई थिंक 2 साल हो गए अभी। 2022 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ वो कतर, जो एक अरेबियन कंट्री है, गल्फ कंट्री है, वहां पे उन्होंने उसको होस्ट किया था। उन्होंने एक ऐसे इंसान को उसका ब्रांड एम्बेसडर मींस किसको कहते हैं, कि जो उस वर्ल्ड कप को पूरे दुनिया में प्रमोट करे, जिसका चेहरा दुनिया भर में जाना माना होता है। तो कतर ने क्या किया, इसको एक ऐसे इंसान से रिप्लेस किया, एक ऐसे इंसान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जिसका आधा बॉडी ही नहीं है, उसकी बॉडी सिर्फ हाफ है। देख रहे हैं आप लोग, उसकी सिर्फ हाफ बॉडी है। और उस बंदे ने, उस लड़के ने आपने उस बॉडी के साथ कतर का सबसे बड़ा माउंटेन क्लाइंब किया है। क्या किया है? कतर का सबसे बड़ा माउंटेन क्लाइंब किया है। और उम्र के 20 साल में वो आज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है कतर की। ये तो एक रिसेंट की मिसाल है। अब आप इस शख्स को देखो यार, इस शख्स को देखो। इस शख्स का एक वीडियो भी काश मैं आपको दिखा पाता, अभी तो मेरे पास वो, उसका एक पूरा फुल वीडियो है, वो कुछ अलग है। अभी आप इस शख्स को देखो, इसके दोनों हाथ नहीं है और दोनों पैर नहीं है। दिख रहा है आपको? उस शख्स के ना दोनों हाथ है ना दोनों पैर है। हर मोटिवेशनल स्पीकर इन दोनों की वाकया सुनाए बगैर
शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि एक ऐसा मोटिवेशन है जिससे हर किसी को कुछ ना कुछ सबक लेना चाहिए। अब आप एक बात सोचो कि जब कभी आप रास्ते से चल रहे थे या रास्ते से चल रहे होगे, हर किसी ने कभी ना कभी ठोकर खाई होगी और ठोकर खाकर वो गिरा होगा। यस और नो? जिंदगी में कभी ना कभी तो ठोकर लगी होगी, ठोकर लग के गिरे होगे। गिरने के बाद क्या किया? अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे, वापस उठ खड़े हुए, राइट? छोटी सी चीज, मामूली सी चीज, बेसिक सी चीज, ठोकर लगी, नीचे गिर गए, हाथ जमीन पर रखे, उठ गए। पर सोच के देखो वो इंसान कैसे उठे जिसके पास ना दोनों हाथ है ना दोनों पैर हैं। आपको जब आपको मोबाइल अलाउड होगा तब जाके आप इसका नाम सर्च करना और इसका ये वीडियो देखना। कुछ वजह से मैं वो वीडियो यहां पे नहीं प्ले कर सकता, आप बाद में जाके उस वीडियो को देखना कि उसने मिसाल बयान की। उसने कहा कि अगर मुझे ठोकर लग जाए और मैं गिर जाऊं तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं वापस खड़ा नहीं हो सकता, और अगर उस मोमेंट पे मैं गिव अप कर दूं तो क्या मैं जिंदगी में फिर कभी खड़ा हो पाऊंगा? कितनी छोटी सी नेमत, कितनी छोटी सी चीज। तब उसने ये बात बताई कि अगर उसने फिर क्या किया, एक छोटा सा वहां पे उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक वीडियो है उसका, बाद में देखना। उस वीडियो पे उसने अपना सर आगे ले जाकर उस प्लेटफॉर्म पे उसने अपना सर रखा, अपने जिस्म की पूरी ताकत उसने जुटाई और फिर वो वापस खड़ा हुआ। और उसने कहा कि मैं 100 बार भी कोशिश करता तो शायद मैं खड़ा नहीं हो पाता, मगर मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा, और जिस वक्त मैंने कोशिश की तब जाके मुझे खुदा ने रास्ता दिया, कुछ इस तरह। ये उसने करके दिखाया। दोस्तों, ये इंसान स्विमिंग करता है, स्काई डाइविंग करता है, बड़े बड़े स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, सब कुछ करता है इस सिचुएशन में। और ये वो इंसान है जो अपने हालत की वजह से उसने 10 साल की उम्र में उसने सुसाइड करने का सोचा था, 10 साल की उम्र में। और आज जब उसने अपने मेहनत को नहीं छोड़ा, सबसे पहले खुद पे बिलीव किया, उसके बाद मेहनत की, और जब उसने ये किया तो अल्लाह ताला ने उसको उस तरह से भी रास्ता उसको अता किया। और इस गनीम अल मुफ्ता का एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। उस वीडियो से आपको अंदाजा आ जाएगा कि किस तरह से इस हालत में भी ये लोग, शायद ऑडियो यहां पे प्ले ना हो, ऑडियो की हमें जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ वीडियो देखना। आधा जिस्म ही नहीं है। होना चाहिए, जाने दो सर, ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है ऑडियो में, विजुअल से ज्यादा। सर जाने दीजिए, कोई मसला नहीं। अगर ऑडियो प्ले होता है तो मैं फिर एक बार लगाता हूँ। चलो, अगर ऑडियो प्ले होता है तो मैं ये वीडियो भी दिखा देता हूँ और निक का भी एक वीडियो दिखा देता हूँ। दोनों में भी आपको समझ में आएगा जो बात अभी मैं बता रहा था। शायद आ गया। यहाँ वॉल्यूम सर कम लग रहा है, थोड़ा उसको बढ़ा दें। اسمي غانم مفتاح، هذه قصتي التي تتحدى المستحيل. عرفت اسمها متلازم تراجع ديلي. أنا اسمي غانم مفتاح، هذه قصتي التي تتحدى المستحيل. عرفت اسمها متلازم تراجع ديلي، هي من أدرى العقائد في العالم وتأثر علي، وهي تأثر علي كثير، ولكن تعايشت معها برضا وحب السلام. أنا إيجابي لأن تعلمت من أمي إن الحياة حلوة وما في شيء اسمه مستحيل.
من خلال حسابي في الانستغرام وعندي تقريبا 1,000,000 متابع. أريد أن أقول أن كل إنسان يحق له أن يحلم وأن يكون له طموحات يحققها. أريد أن يفهموا أن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين على العطاء وأنهم فاعلين في المجتمع. بطولة العالم لألعاب القوة لذوي الاحتياجات الخاصة الدوحة 2015 ستتحدى. देखा आपने, अगर दोनों पैर ना होते, जिसको स्विमिंग करना नहीं आता, अगर आमतौर पे तो कई लोग हाथ पैर होने के बावजूद भी पानी में जंप करने से डरते हैं, मगर उसने हिम्मत कितनी की आप देख रहे हो कि विदाउट लेग्स के भी उसने तैरना सीख लिया। जो मैं आपको पहली स्टोरी बता रहा था निक की, उसका एक छोटा सा पोर्शन मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ बस, जो मैं आपको आखिरी में एक पॉइंट बता रहा था। Maybe you don't know for sure what's going to be happening in the future and it scares you. यहाँ पे आप विजुअल्स में देख रहे हो आप, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, और वो इंसान अगर उस वक्त जब वो गिर जाता है ठोकर लग के किसी भी वजह से, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं इस हालत में अगर मैं 100 मरतबा भी कोशिश करूं वापस उठ खड़े होने की, तो मैं उठ खड़ा नहीं हो सकता। तो वो ऑडियंस को मोटिवेट करके कह रहा है कि क्या इस हाल में मैं गिव अप कर दूं, और अगर इस हाल में मैंने गिव अप कर दिया तो क्या फिर दोबारा मैं कभी अपने वापस से मैं कभी खड़ा हो पाऊंगा। तो उसने बोला कि जब बार बार लगातार हम कोशिश करते हैं और गिव अप नहीं करते, तब जाके हमको रास्ता मिल जाता है। Maybe you're worried, but this is इस the तरह thing. से। Until you've given up. And just the fact that you're here should persuade you that you have another chance to get back. देखना वो कैसे उठ के दिखाता है। There's still hope. I'm not here today to tell you that I understand your pain. I don't know how it feels to be abused. I don't know how it feels to feel, quote, fat and you've got an eating disorder. I don't know how it feels to have a broken home. I don't know how it feels. But I know how it feels to have a broken heart. And I know how it feels to be alone. And I drink to get back up. I drink to get back up. Like this. देखा आप लोगों ने, अगर ये लोग इस हालत में गिव अप नहीं करते तो हमारे पास ऐसी कौन सी नियामत नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह ताला शायद कुरान पाक में फरमाते हैं फबी अय्यि आलाई रब्बिकुम आतिकुज़्ज़िबान, कि आप अल्लाह ताला की किन किन नियामतों को झुटलाओगे। आज हमें इन लोगों को देखने के बाद एहसास होता है कि हमारे हाथ और पैर, ये हमारे आज़ा भी कितनी बड़ी नियामत है। अगर मैंने शायद आपको इससे पहले एक मिसाल के तौर पे कहा था, अगर मैं आप लोगों के साथ एक डील करूं कि मैं इसी वक्त आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, मैं कहां से लेके आऊंगा मेरा मसला है वो, अगर इसी वक्त मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा तो क्या बदले में आप मुझे अपना एक हाथ दोगे? आप बदले में चलो मुझे अपनी एक आंख दे दो। आंख क्या कोई अपनी एक उंगली नहीं देगा? क्या नहीं देगा? कोई एक उंगली नहीं देगा। तो इस पे से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको ये जो जिस्म दिया है ये भी कितनी बड़ी नियामत है। और जब हमारे पास ये सब कुछ है तो क्या सिर्फ हम एक पॉजिटिव माइंडसेट बना के उन चीजों के लिए मेहनत नहीं कर सकते जिससे आगे चल के हमारा अपना मुस्तकबिल बनने वाला है? Am I right? Are you getting my point? समझ में आ रहा है सबके? तो इस अब तक के इस चीजों में का आपको एक सीख क्या लेनी है कि सबसे पहले अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है और मेहनत करनी है और गिव अप नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कुछ। यहां से आगे एक हाफ आवर हम सेशन कंटिन्यू करेंगे, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर हम कंक्लूड करेंगे। तो आधा घंटा अभी बैठे रहेंगे सब लोग? एनर्जेटिक है? यस और नो? ओके, आई होप। मुझे पता है किसी किसी की आंखों में नींद भी होगी, मगर उम्मीद करता हूं कि मैं आपको आगे और आधा घंटा, जैसे अब तक जगाए रखा, आगे और आधा घंटा मैं जगाए रखने में कामयाब रहूंगा। सिर्फ आधा घंटा और हम सेशन लेंगे, चलेगा ना सब किसी को? ओके सर,
फाइन, ठीक है। अगर किसी को, और आप फिक्र मत करो, पानी का इंतजाम है, नाश्ता नहीं मिलेगा, पानी मिल जाएगा, ठीक है। पानी का भी इंतजाम होगा, किसी को चाहिए तो दे देंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी दो चीजें समझना, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि इंसान का एक प्रॉब्लम क्या है पता है? इंसान का एक प्रॉब्लम क्या है कि इंसान ये चाहता है कि मुझे इंस्टेंट रिजल्ट मिले। मैं आज पढ़ाई कर रहा हूं, आज मुझे उसका रिजल्ट मिले, आज उसकी सक्सेस मिले, मगर रियलिटी क्या होती है कि इंस्टेंट रिजल्ट किसी को नहीं मिलते। बहुत कम ऐसी चीजें होती है जिसका आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल सके, मगर अक्सर क्या होता है, जब वो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता और हमें फेलियर आता है, तो उस वक्त इंसान क्या होता है, या तो पैनिक होता है या डिसअपॉइंटेड हो जाता है। क्या होता है? आइदर पैनिक होता है या डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तो मैं आपको एक मिसाल से यह बात समझाता हूं। एक दरख्त है, इधर की फोटो नहीं आ रही है, यहां पे एक दरख्त था जिसके पत्ते पूरे चले गए थे, सूखा हुआ दरख्त। अब अगर अपेरेंटली कोई इंसान एक सूखा हुआ दरख्त देखता है तो उसको क्या लगेगा? अपेरेंटली, जो हमें जाहिरी तौर पे जो नजर आ रहा है, अगर आप एक ऐसा दरख्त देखोगे जिसके पत्ते पूरे झड़ चुके हैं, तो आपको क्या लगेगा कि ये झाड़ तो मर चुका है, ये झाड़ तो अभी खत्म हो चुका है। मगर जो पूरे साल का साइकिल जानता है, जो पूरे साल का साइकिल जानता है, उससे ये बात बखूबी पता है कि ये मौसम पतझड़ का है। ये मौसम कौन सा है? ये मौसम पतझड़ का है। इस वक्त इसके पत्ते झड़े हैं, मगर जब मौसम बदलेगा, जब हालात बदलेंगे, तब क्या होगा? पत्ते भी क्या होंगे? लौट कर आएंगे। जब मौसम बदलेगा, जब हालात बदलेंगे, तब क्या होगा? पत्ते भी लौट कर आएंगे। इसलिए क्या होता है, अपेरेंटली हमको क्या लगता है कभी कभी कि कोई चीज हमारे साथ हो गई। क्या हुआ? कोई भी चीज हमारे साथ हो गई जिससे हमारा कोई नुकसान हुआ, जिससे कोई परेशानी हुई। इधर उधर आप देख के कंफ्यूज मत हो, वो बस पानी दे रहे, शरबत वगैरह नहीं है, तो फिक्र मत करो, आप तक भी पहुंच जाएगा, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान नहीं भटकाएंगे, उन्हें अपना काम करने दो, आप अपना कंसंट्रेशन सामने रखोगे, ओके। तो एक बात मैं कह रहा था आपसे कि हमें क्या करना है, अपने विजन को तो होल्ड करना है, पर प्रोसेस को हमेशा ट्रस्ट करना है। क्या करना है? प्रोसेस को हमेशा ट्रस्ट करना है। चलो मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। यहां पर एक छोटी सी कहानी सुनते हैं यहां पर, ठीक है। कहानी से थोड़ा सा और रिफ्रेश भी होगा, ठीक है ना। मैंने अभी आपको एक क्या मिसाल दी कि एक झाड़, अगर समझ लो उसके पत्ते झड़ चुके हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह हमेशा के लिए सूख चुका है या हमेशा के लिए नाकाम हो, खत्म हो चुका है। कभी कभी क्या होता है, वक्त खराब होता है, मौसम अलग होता है, उस वक्त उसकी वह हालत होती है, मगर जब मौसम बदलेगा, जब हालात बदलेंगे, तब पत्ते भी लौट कर आएंगे। इसकी एक मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। पुराने दौर की बात है, बगदाद नाम का एक बहुत बड़ा शहर था जो एक बहुत बड़े खलीफा के अंडर रूल हुआ करता था। आज से करीब 1000 साल पहले की बात, आप इसको समझ सकते हो। सबका ध्यान है मेरी तरफ? यस, ओके। थोड़ी देर के लिए सब लोग टाइट बैठो, जो आराम से बैठे हैं ना, अब थोड़ी देर तक के मैंने टाइम दिया, अभी थोड़ी देर तक के लिए सब लोग टाइट बैठेंगे, उसके बाद अनकंफर्टेबल हो जाए फिर वापस से आराम से बैठेंगे, ओके, ठीक है। तो बगदाद का एक बहुत बड़ा शहर था। उस शहर में काफी अमीर लोग भी रहा करते थे और काफी गरीब लोग भी रहा करते थे। कौन कौन रहा करते थे? काफी अमीर लोग भी रहा करते थे, काफी गरीब लोग भी रहा करते थे। तो इसी तरह के दो बहुत रईस लोग थे उस बगदाद शहर के, काफी बड़े पोजीशन पे के, गवर्नर्स के टाइप के लोग। तो वो दो लोग थे, तो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, और वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि सिर्फ मेहनत से ही होता है या किस्मत से भी होता है। क्या डिस्कस कर रहे थे? कि सिर्फ मेहनत से ही होता है या किस्मत से ही होता है। तो बेशक मेहनत तो जरूरी है और उसी के साथ साथ किस्मत भी जरूरी है। तो वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि उसमें से एक शख्स ने कहा कि अगर मैं किसी इंसान को 1000 अशरफी दे देता हूं, कोई गरीब इंसान मगर नेक इंसान, मेहनती इंसान, अगर मैं उसको 1000 अशरफी दे देता हूं, अशरफी यानी उस दौर का चलन था, जैसा हमारा रुपया है, बाहर डॉलर्स है, यूरो है, पौंड है, दिरहम है, तो उस तरह पहले अशरफी हुआ करती थी जो सोने के सिक्के हुआ करते थे। पता है, आपने देखे होंगे अलिफ लैला, अरेबियन नाइट्स की कहानियों में वगैरह। तो एक शख्स ने क्या कहा उन दो अमीर दोस्तों में से कि अगर मैं किसी को 1000 अशरफी दे दूं तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। तो दोस्त ने कहा कि उसके मुकद्दर में होगा तो जरूर बदल जाएगी। उसने कहा नहीं, मैं 1000 दे दूंगा तो जरूर बदल जाएगी, उसी में बदल जाएगी। तो ये दोनों ने कहा कि चलो हम तजुर्बा करते हैं। हम क्या करते हैं? तजुर्बा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो बगदाद के ऐसे जो मार्केट होता है ना, मार्केट, वो मार्केट में घूमे,
वहां जाने के बाद वहां उनको एक गरीब रस्सी बटने वाला एक आदमी मिला। रस्सी बटना मीन्स क्या? पुराने जमाने में क्या होता था, जो रस्सी होती है ना बुने हुए, जो पहले धागे होते हैं, धागे को बुनकर रस्सी बनाई जाती है, तो ऐसे रस्सी का जो ये बहुत मेहनत का काम होता है, तो ऐसा एक रस्सी बुनने वाला एक बहुत मेहनती शख्स था। तो इन लोगों ने क्या किया, कुछ दिन उस शख्स को ऑब्जर्व किया, तो उनको पता चला कि ये शख्स बहुत मेहनती है, बहुत नेक दिल है, मगर बहुत गरीब है। क्या है? बहुत मेहनती है, बहुत नेक दिल है, मगर बहुत गरीब है। तो उनको समझ में आ गया कि हाँ, ये वही शख्स है जिसके ऊपर हम तजुर्बा कर सकते हैं। तो जो दोस्त का ये मानना था कि मैं इसको 1000 अशरफी दे दूं तो इसकी किस्मत जरूर बदल जाएगी, तो उसने क्या किया, उस शख्स को बुलाया और उससे कहा कि देखो, मैं तुम्हारे साथ एक कारोबार करना चाहता हूं। कारोबार क्या होगा कि मैं तुमको 1000 अशरफी दूंगा, उस 1000 अशरफी के तुम रस्सियां बनाना और उस रस्सियों को तुम मार्केट में फरोख्त करना, और उसका जितना भी मुनाफा आएगा उस मुनाफे का 10% 20% जो भी है, आप अगर बिजनेस थोड़ा समझते हो तो आपको समझ में आएगा कि इस मुनाफे का जो 10% 20% होगा तो मुझे लाकर देना। वो शख्स ने कहा, वो शख्स तो बेचारा बहुत खुश हो गया कि चलो मुझे ऐसे लोग मिल गए कि जो मुझे माली हालत पे मदद कर रहे हैं और इससे मेरी भी तकदीर बदल जाएगी और इन लोगों को भी कुछ मुनाफा मिल जाएगा। तो वो शख्स बहुत खुश हुआ। उसने क्या किया, उसने वो पैसे ले लिए और उसने मार्केट में चला गया और 1000 दिरहम में से 500 दिरहम का उसने, जो रस्सियां बनाने को जो सामान लगता है, कच्चा माल जिसको हम कहेंगे, उसने क्या किया, 500 दिरहम का वो सामान खरीदा और वो दूसरे जो बचे हुए 500 दिरहम थे उसने अपने पगड़ी में लगाए। कहाँ लगाए? पगड़ी, अमामा जो पहनते हैं ना, तो उस अमामे में उसने रखा और वो रास्ते से चलने लगा। अब जब वो रास्ते से चल रहा था तो आसमान में एक उक्काब उड़ रहा था। क्या उड़ रहा था? उक्काब, परिंदा जो होता है ना, उसे क्या लगा, जो उसने दिनार, जिसके जो उसने जो गठड़ी जो होती है छोटी सी, जिस गठड़ी में उसने दिनार रखे थे वो काफी चमचमाती गठड़ी थी, तो उक्काब को वो कुछ अजीब सी चीज लगी और उसने क्या किया, उक्काब एकदम से जमीन की तरफ झपटा। उसने उसके पगड़ी के अंदर से एक झपेटा मारकर वो 500 दिरहम उसके पगड़ी से निकाल लिए और वो लेकर उड़ के चला गया। इस शख्स ने उसका बहुत पीछा किया मगर उसको वो शख्स कहीं मिला नहीं। उक्काब तो आसमान में तेजी से उड़कर चला गया और वो शख्स बेचारा इस तरह से 500 दिरहम उसने खो दिए। अब बचा हुआ जो 500 दिरहम का जो उसने ऑलरेडी सामान खरीदा था, उसने क्या किया, वो सामान लिया और वो सामान से उसने बेहतरीन रस्सियां बनाई और वो रस्सियां लेकर वो दूसरे शहर के मार्केट में बेचने के लिए वो निकल पड़ा। अब उस वक्त क्या हुआ करता था, जैसे मैंने पहले की भी मिसाल में बताया कि पहले ऐसे बड़े बड़े चीजें नहीं हुआ करते थे, ट्रेन्स, प्लेन्स एंड ऑल। पहले ऊंटों पे या घोड़ों पे अक्सर एक शहर से दूसरे शहर का सफर होता था। तो उन्होंने क्या किया, ऊंट पे अपना वो सामान डाला, कुछ सामान लोगों के हाथ में था, उस तरह से वो चलने लगे। अब जब वो दूसरे आधे रास्ते तक गए, वहां पे जाने के बाद क्या हुआ, तेज रेतीला तूफान आया। क्या आया? तेज रेतीला तूफान आया और जो उसने पूरा वो सामान उसने जमा किया था, वो पूरा सामान क्या हुआ, उस रेती में वहीं पे वो दफन हो गया। वो शख्स किसी तरह से उस रेतीले तूफान से जान बचाते हुए वो किसी तरह से अपने घर लौटा और इस तरह से उसने पूरे 1000 दिरहम का क्या कर लिया, नुकसान कर लिया, खो दिया। अब कुछ दिनों के बाद वो दोनों दोस्त लौट कर आए। उन्होंने पूछा कि 1 महीना या कुछ दिन गुजर चुके हैं, तो अब तक तुमने रस्सियां बना ली होगी, रस्सी मार्केट में फरोख्त कर दी होगी और इसका प्रॉफिट जो आया होगा, हम अपना प्रॉफिट का हिस्सा लेने आए हैं। तो वो शख्स ने, बेचारे ने रोते रोते कहा कि देखो, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ कि मैंने वो पैसे अपने पगड़ी में रखे थे, उसको उक्काब उड़ा कर ले गया और जो पैसों का मैंने सामान खरीदा था वो तूफान में बह गए। तो ये दोनों दोस्तों ने ये बात सुनी। पहले तो उनको यकीन नहीं हुआ, मगर इस इंसान की बातों की सच्चाई को भांपकर उनको लगा कि चलो हाँ, हो सकता है इसके साथ कुछ हादसात हुए, कुछ इत्तेफाकात हुए जिस वजह से इसके ये पैसे डूब गए। तो उस दोस्त ने कहा, जिसने पहले उसको 1000 अशरफी दिए थे ना, उसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमको और 1000 अशरफी देता हूं। क्या करता हूं मैं तुमको? और 1000 अशरफी देता हूं, मगर इस बार तुम क्या करना, इन पैसों का सही से इस्तेमाल करना, सही से केयर करना और मैं कुछ वक्त के बाद मैं अपना मुनाफा लेने आ जाऊंगा। उस शख्स ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और फिर उसने क्या किया, पहले वो अपने घर चला गया। घर जाने के बाद उसने क्या किए, अपने घर में उसके एक बर्तन था, एक बर्तन बड़ा, जो पहले जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना पुराने घरों में, उस बर्तन था, उस बर्तन में बस भूसा भरा हुआ था। तो उसने क्या किए, उस पूरे पैसों को उस बर्तन के अंदर उंधेला और उसके अंदर, भूसे के अंदर उसने मिक्स करके रख दिए कि ये पैसे कहीं चले ना जाए, जब तक मैं ये सोच कर ना आऊं कि मुझे इस पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है या इसका क्या कारोबार करना है। इस तरह से उसने पैसे उसके अंदर छुपा दिए और वो बाहर मार्केट में चला गया कि इस मर्तबा इन 1000 दिरहम का मैं क्या करूं, ये जानने के लिए।
अब जाने के बाद क्या हुआ, उस जो शख्स था उसकी बीवी घर पर थी, और उसके घर पे बीवी जब थी तो एक फ़कीर वहाँ पे मंगने के लिए उनके घर पर आया, और घर पर आने के बाद उस फ़कीर ने कहा कि मैं 3 दिन का भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो जैसे मैंने आपको बताया वो शख्स भी बहुत गरीब था। उस गरीब शख्स की बीवी ने कहा कि मेरे घर में हमारी इतनी ही रोटी नहीं है तो मैं आपको कहाँ से कुछ दूँ। मगर वो बहुत नेक दिल लोग थे, उन्होंने सोचा कि घर आए इस फ़कीर को, हम इस भूखे इंसान को मैं ऐसे ही कैसे वापस कर दूँ। तो उस बेचारी ने क्या किया, जिस बर्तन में उसके शोहर ने पैसे ये सोचकर महफूज रखे थे कि इसके अंदर ये पैसे सलामत रहेंगे, किसी के हाथ नहीं लगेंगे, उस शख्स की बीवी को लगा कि ये बर्तन तो मेरे किसी काम का नहीं है, चलो मैं फ़कीर को यही बर्तन दे देती हूँ। वो बेचारा क्या करेगा, इसको फ़रोख्त करेगा, इसका कुछ पैसा आएगा जिससे वो 2 वक्त की रोटी खाएगा। तो उस बेचारी ने क्या किया, वही बर्तन जिसके अंदर उस शख्स ने 1000 दिरहम छुपा कर रखे थे, उसने वही बर्तन लिया और उस फ़कीर को दे दिया। अब जब उसका शौहर घर पे लौटा, उसने सोचा कि हाँ मैं ये कारोबार करूंगा, ये चीजें करूंगा। अब जब वो घर पे लौटा, घर पे आने के बाद वो जब देखता है तो बर्तन गायब है। उसने हड़बड़ा कर अपनी बीवी से पूछा कि यह बर्तन मैंने यहाँ रखा था वो कहाँ है, वो बर्तन कहाँ चला गया। तो बीवी ने कहा कि एक फ़कीर आया था, बहुत भूखा था, घर में खाने के लिए तो कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसको ये बर्तन ही दे देती हूँ कि वो इस बर्तन को फरोख्त करके कुछ पैसे ले लेगा और उससे उसको कोई खाने का इंतजाम होगा। वो बेचारा अपने सर पर हाथ मारते हुए वहीं पर बैठ गया कि फिर उसने अपने बीवी को बताया कि इसी में तो मैंने वो पैसे रखे थे जो मुझे मेरे उन मोहसिन भाइयों ने दिए थे। और उस बेचारे को लगा कि शायद मेरे पास कितना भी मेरे पास दौलत क्यों ना आए, मेरे हालात तो कुछ बदलेंगे नहीं। इस अफसोस में वो बेचारा बैठ गया इसी तरह से। फिर कुछ दिनों बाद वो लोग वापस लौट आए, और वापस लौट आने के बाद उन्होंने पूछा तो इसने ये वाकया बताया। अब उस दोस्त को लगा कि ये इंसान यकीनन झूठ बोल रहा है, ये इन पैसों का कुछ तो कर रहा है, मगर ये हमको क्या कर रहा है, शायद इसको अब ऐसी इसकी नीयत हो चुकी है कि जो प्रॉफिट हम इसको मांग रहे हैं, इसको ये प्रॉफिट भी हमारे साथ शेयर नहीं करना है। इसलिए वो जो दूसरा शख्स था वो बहुत गुस्सा हुआ और गुस्से में उसने उस पर तलवार उठाई। क्या उठाई, पहले जमाने में हुआ करते थे ना, उसने कहा कि मेरे पैसे तो अभी के अभी लौटा दे वरना मैं अभी इस तलवार से तेरा सर कलम कर दूंगा। तब उसका जो दूसरा दोस्त जो उससे कह रहा था कि देखो मेहनत और किस्मत ये दोनों चीजें जब मिलते हैं, जब अल्लाह का फजल होता है तभी चीजें बदलती है। तो दूसरे दोस्त ने क्या किया, अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह इसके जिंदगी में, इसके तकदीर में अगर सच में इसके मेहनत का कुछ फल है, तो उसने क्या किया, अपने जेब से सिर्फ 1 दिरहम निकाला इस मर्तबा। कितना निकाला, सिर्फ 1 दिरहम। और वो 1 दिरहम निकाल के उसने क्या किया, उस शख्स के हाथ में दिया और अपने दोस्त से कहा कि अल्लाह ताला ने अगर इसकी किस्मत में रखा होगा तो इसके पूरे मेहनत का और इसके पूरे नुकसान का फल इस 1 दिरहम से इसको रिटर्न मिलेगा। और ये कह के वो दोनों दोस्त वहां से चले गए। वहां से जाने के बाद क्या हुआ, उस शख्स का एक पड़ोसी था जो मछलियां पकड़ के अपना गुजारा करता था। क्या करके गुजारा करता था, मछलियां पकड़ के अपना गुजारा करता था। वो शख्स अपने इस पड़ोसी के पास आया और उससे कहने लगा कि देखो मैं भी तुम्हारी तरह गरीब इंसान हूं, मेरा पूरा गुजारा किससे होता है, जब मैं मछलियां पकड़ता हूं उसी से मेरा पूरा गुजारा होता है। तो तुम क्या करो, इस वक्त मेरे जाल में एक छोटा सा सुराख हो चुका है और उस सुराख की वजह से इस जाल में मछलियां नहीं फंसेंगी। तो अगर तुम्हारे पास बस 1 दिरहम हो, तुम्हारे पास क्या हो, बस 1 दिरहम हो, तो मुझे वो 1 दिरहम दे देना। मैं उस 1 दिरहम को क्या करूंगा, अपने जाल को वापस से सिलने में मैं इस्तेमाल करूंगा और इससे आज की मेरी रोजी रोटी का इंतजाम हो जाएगा। वो शख्स तो पहले ही बहुत मायूस था। उसने सोचा कि चलो मेरे कुछ नहीं, ये 1 दिरहम इसी के ही कुछ काम आ जाए, मेरे तो 2000 दिनार भी मेरे किसी काम नहीं आए, तो हो सकता है इसी के ये कुछ काम आ जाए। तो उस नेक दिल इंसान ने क्या किया, वो 1 दिरहम भी अपने इस पड़ोसी को मदद के तौर पे दे दिया। अब उस पड़ोसी ने क्या किया, उस 1 दिरहम से उसने वो जाल सिला और जाल सिल के उसने तालाब के अंदर मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाला और उसने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, आज मेरे इस जाल में अच्छी मछलियां फांसना, क्योंकि इसमें जो भी पहली मछली फंसेगी मैं ये अपने मोहसिन पड़ोसी को ले जाकर दूंगा और आज रात इंशाल्लाह वो भी भूखा नहीं सोएगा। तो शुरुआत में पहले एक बहुत ही मोटी ताजी मछली उस शख्स के जाल में फंसी, उसके बाद भी कई सारी मछलियां फंसे। तो उस शख्स ने क्या किया, रात में वो अपने उस मोहसिन भाई के पास गया और उससे कहा कि देखो तुमने 1 दिरहम देके तुमने काम मेरा आसान किया और मैंने नियत की थी कि इसके अंदर से जो एक मुझे पहली मछली मिलेगी वो पहली मछली मैं क्या करूंगा, तुम्हें दे दूंगा। तो फिर वो इंसान भी बहुत खुश हो गया कि चलो आज रात का तो हमारे खाने का इंतजाम हुआ। तो जब उस इंसान के बीवी ने उस मछली का पेट चीरा, जब उसका पेट चीरा उसको पकाने के लिए, तो उसके पेट के अंदर से एक हीरा निकला। क्या निकला,
एक हीरा निकला जो उस मछली ने शायद समंदर के अंदर से कहीं निगला होगा। तो जब वो हीरा उसके पेट से निकला, वो शख्स उस हीरे को एक जौहरी के पास लेकर गया और उस जौहरी ने कहा कि इतना कीमती हीरा तुझ जैसे गरीब के पास कैसे आया? तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ वाकया हुआ। तो फिर उस शख्स ने कहा कि ये हीरे की कीमत 1.25 लाख दिरहम है। कितनी है? 1.25 लाख दिरहम इस एक हीरे की कीमत है। तो फिर उस शख्स ने उस एक हीरे को 1.25 लाख दिरहम के बदले दे दिया। उसके बाद उसने कारोबार शुरू किया और देखते देखते वो अपने झोपड़ी से महलों तक आया। इस मर्तबा जब वो दोनों शख्स आए और उन्होंने इसके बदले हुए हालात देखे, तब उन्हें यह बात समझ में आई कि इंसान की नेक नियति और इंसान की मेहनत, और जब अल्लाह ताला का फजलो करम उसके साथ होता है, तब जाके क्या होता है, इंसान को इस तरह से कामयाबी हासिल होती है। इसलिए इनिशियली आपने बहुत मेहनत की होगी, बहुत कोशिश की होगी, फिर भी फेल्योर आया होगा, फिर भी नुकसान हुआ होगा, तो कभी उस नुकसान को ये मत समझना कि अब मेरे लाइफ में कुछ ही नहीं होगा या अब मेरी मेहनत पूरी तरह से जाया चली गई। आपकी मेहनत का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। मैं आपको बस एक आखिरी स्टोरी अपने लाइफ से बताऊंगा और इसके बाद मैं इस सेशन को फाइनल कंक्लूजन की तरफ लेकर जाऊंगा। ठीक है? ओके? जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरी फोटो है उस वक्त की जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था। आप लोगों की ही उम्र का। कब का? 12th स्टैंडर्ड के अंदर। दोस्तों, मैं आपके साथ अपने लाइफ की एक बात शेयर करता हूं। जो मेरे पिछले सेशन में कुछ बच्चे थे उनको शायद ये वाकया याद होगा। मैं आपके साथ भी आज वो वाकया शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं अपने 12th स्टैंडर्ड में था, जब मैं 12th की पढ़ाई कर रहा था, मेरा गोल स्टार्टिंग से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुझे क्या करना था, IIT से ही करना था। IIT मैंने अपने माइंड के अंदर एक गोल, एक पैशन बना लिया था कि यस, मैं IIT से ही मैं क्या करूंगा, मैं अपना पूरा मैं यहाँ पे पढ़ाई पूरी करूंगा, इंजीनियरिंग पूरी करूंगा। मगर उस टाइम पे कोचिंग हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था, क्रैश कोर्स अलग हुआ करते थे, अलग सिटी में जाना पड़ता था। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने एंट्रेंस एग्जाम में तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, मगर मेरा जो बोर्ड एग्जाम के अंदर मुझसे एक गफलत क्या हुई कि जो लॉन्ग आंसर्स जो लिखने होते हैं ना, लॉन्ग आंसर्स, वो मैं ठीक से मैंने प्रैक्टिस नहीं की और पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, किस वजह से, क्या हालात बीते, मगर मुझे 150 के जगह ग्रुपिंग में 147 मार्क्स मिले। कितने? 147। आप सभी को पता है ग्रुपिंग कितने की होती है? ग्रुपिंग पता है ना? आप लोगों को पता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में मिलाकर आपको 150 मार्क्स चाहिए। उसी के बाद आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंसिडर किया जाता है, राइट? तो 150 की जगह मुझे मार्क्स मिले 147। अब इसका तो ये मतलब था कि मेरे लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग, IIT तो बहुत दूर की बात है, मेडिकल और इंजीनियरिंग के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए, राइट? मगर सर ने तो तारुफ में बताया कि मैंने क्या किया है, इंजीनियरिंग किया है। फिर कैसे हुआ? दोस्तों, शायद आपको ये बात पे यकीन नहीं होगा, ये अल्लाह ताला का मेरे साथ एक मौजज़ा था कि उसके बाद क्या हुआ, जब मेरे एग्जाम्स में कम मार्क आए, मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआ की कि अगर ये एग्जाम ही नहीं होगा तो मैं एंट्रेंस में तो मेरा किसी की चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआ की। एक मरतबा मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था, 5 जुलाई 2011 का वो दिन था। ये फोटो मैंने इसलिए डाली है कि मैं आप लोगों की तरह ही एक उम्र में मैं ऐसे ही पढ़ाई कर रहा होता था अपने घर के पास की। उस वक्त की मेरी एक ही फ़ोटो है, क्वांटम फिजिक्स की किताब मेरे हाथ में है, मुझे आज भी याद है बुक वो। तो उस वक्त क्या हुआ, जब मेरी ग्रुपिंग नहीं हुई, मैं अल्लाह ताला से बहुत दुआ करने लगा कि अल्लाह, मैंने तो कभी किसी और करियर का सोचा ही नहीं है, मैं अपना एक ड्रीम और अपना एक गोल लेकर चल रहा हूँ। तो एक रात 5 जुलाई 2011 की रात, मैं इशा के बाद से मैं मस्जिद में क़याम करते हुए मैं रुक गया। मुझे उस वक्त पता चला कि अल्लाह ताला से दुआ करके मांगने की एक नमाज होती है जिसे सलातुल हाजत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सलातुल हाजत, जिससे आप अल्लाह ताला से मांग सकते हो। तो मैंने क्या किया, 2-2 रकात इशा के बाद मस्जिद में क़याम करके 2-2 रकात से मैं नमाज़ पढ़ने लगा और मैं अल्लाह ताला से मांगने लगा। दोस्तों, मैं ये वाक़या सिर्फ आपको इबरत के तौर पे बता रहा हूँ, अपनी बड़ाई के तौर पे नहीं, कि अगर आप अल्लाह ताला से सच्ची लो लगाओ तो अल्लाह ताला किस तरह से आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाने देते। तो मैं अल्लाह ताला से इस तरह से दुआ नमाज, दुआ नमाज, दुआ नमाज, ऐसे करते 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 तहज्जुद के वक्त तक मैंने 108 रकात नमाज पढ़ी। कितनी? 108 रकात नमाज पढ़ी, हत्ता कि तहज्जुद का वक्त हुआ। तहज्जुद के वक्त के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया। बैठने के बाद फजर का अजान हुई, फजर की नमाज हुई। फजर के नमाज के बाद मैं घर चला गया, घर जाके मैं सो गया। और 6 जुलाई 2011, 6 जुलाई
6 जुलाई 2011 मेरे दिल में ये दिन ऐसा है जो शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता। सुबह में 9 बजे मेरे पापा मेरे पास आए, मेरे वालिद साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे उठाकर उस दिन का मॉर्निंग का न्यूज़पेपर बताया, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ऑल महाराष्ट्र में मोर दैन 25,000 इंजीनियरिंग की सीट्स वैकेंट रह रहे हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जो ग्रुपिंग का मार्क 150 है उसको हम पुश करके 145 करेंगे। कितना करेंगे? 25,000 सीट्स वैकेंट थी। ये अल्लाह ताला का मेरे साथ एक ऐसा मौजज़ा है। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ताला मुझ जैसे हकीर बंदे को ये मौजज़ा दिखा सकते हैं तो आप तो यकीनन मुझसे बहुत ज़्यादा नेक है, बहुत ज़्यादा काबिल है। तो उस वक्त 2011 का वो साल था। उस वक्त मैं आईआईटी में तो नहीं जा सका, मगर इंजीनियरिंग में डेफिनेटली मुझे एडमिशन मिल गया जिस कॉलेज में मेरा हो सकता था। मेरे पापा भी प्रोफेसर है, वो वहीं पे हमारे यहाँ पे तिरना का एक बड़ा इंजीनियरिंग कैंपस होता है, वहाँ से मैंने अपना इंजीनियरिंग किया, वहाँ से मैंने अपना पीजी किया। मैंने आपको बताया था कि मेरा ड्रीम था मुझे आईआईटी से इंजीनियरिंग करना है। कहाँ से? आईआईटी से। तो मैंने आईआईटी से तो इंजीनियरिंग नहीं कर पाया उस वक्त पेशेंस रखने पड़े, मगर अल्लाह ने मेरे साथ ये मौजज़ा, एक मौजज़ा उस वक्त किया। उसके बाद जब इंजीनियरिंग हुआ, जब मास्टर्स किया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, जब मैं इस मोटिवेशन के करियर में आया तो 2011 के बाद वो साल कंप्लीट हुआ। 2022 में मैंने आईआईटी के अंदर पढ़ाई तो नहीं की, मगर मैं आईआईटी में पढ़ा के आया हूँ। जिस आईआईटी में पढ़ नहीं सका उस आईआईटी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा कर आया हूँ। और एक मर्तबा नहीं, पिछली बार जब मैं आया था, जब मैं आईआईटी में एक बार गया था, आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद, मेरा पिछला सेशन आईआईटी नांदेड़ में 1.5 साल पहले हुआ था, आज 1.5 साल के बाद जब मैं आया हूँ तो ये मेरा लेक्चर आप देख रहे होगे ऊपर का, ये आईआईटी बॉम्बे का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, सबसे बड़ा जो उनका लेक्चर हॉल है। वहाँ पे मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स के साथ मैंने यहाँ पे लेक्चर लिया। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आईआईटी बॉम्बे और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का जॉइंट एमबीए प्रोग्राम चलता है। आईआईटी बॉम्बे एंड वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस का एक जॉइंट एमबीए प्रोग्राम चलता है, जो आईआईटी का सबसे टॉप वैकेंट क्लास है। मेरे सामने के लोग, अगर आप ये फोटो देखोगे तो सब 40 साल के ऊपर के लोग हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज में सीईओ हैं, जिनके अपने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जो अपने अपने मर्चेंट नेवी, इंडियन नेवी, ऐसे बड़े मकामात पर हैं, जो नॉलेज के लिए आए हैं। अल्लाह ताला ने मुझे आईआईटी के अंदर आईआईटी के सबसे बड़े बैच के साथ भी सेशन करने का मौका दिया। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने कभी आपको कोई एक सेटबैक दिया है तो कभी उससे ना उम्मीद नहीं होना। अल्लाह ताला अगर कोई चीज़ आपसे छीन लेते हैं या कोई चीज़ आपको एक वक्त के लिए अदा नहीं करते तो यकीन मानो, आप प्रिपेयर हो जाओ, अल्लाह ताला आपको कुछ बहुत बड़ा देने वाले हैं। मगर उसके लिए शर्त यह है कि अल्लाह ताला पर वो यकीन रखोगे, मेहनत कभी नहीं छोड़ोगे और नाउम्मीद कभी नहीं होगे। ये बात समझ रहे हैं सब लोग? समझ रहे हैं सब लोग? ये बात हमेशा अपने आप से आप याद रखना और हमेशा ये बात जहन में रखना कि नाउम्मीद नहीं होते, क्योंकि जिंदगी का ये आखिरी इम्तिहान नहीं है। आप में से 12th के अंदर अगर किसी बच्चों का बाय चांस मेडिकल में नहीं होता, बाय चांस इंजीनियरिंग में नहीं होता, रिपीट करो अगर आपको खुद पे यकीन है, अगर उसके बावजूद भी नहीं होता, कभी नाउम्मीद मत होना। दुनिया में बहुत करियर है, बहुत चीज़ें हैं। देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि एक बहुत ही अच्छा एक शेर है, एक शेर भी आपके सामने मैं बताऊंगा, वो कि अल्लाह ताला तो अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अभी आप समझो, एक माँ है, उसके 3 बच्चे हैं। मैं आपको एक रियल एग्जांपल कहता हूँ। हमारे घर में जो हमारे काम करने जो चाची आते हैं ना, उनके 3 बेटे हैं। एक बेटा उसका अपना एक छोटा सा बिजनेस है, एक बेटा उनका गैरेज में काम करता है, और एक बेटा बाय चांस उनका थोड़ा सा अपंग पैदा हुआ। उसको आंखों की विजन अच्छी नहीं है, उसके पैर के थोड़े से, उसको पैर से ठीक से चलने नहीं आता, पैरों में उसके थोड़ी तकलीफ है। तो हमारे वो काम वाले चाची, क्योंकि हम कुछ एनजीओ के थ्रू भी काम करते हैं, इस वजह से हमारे वो काम वाले चाची कंटिन्यूसली मेरे पीछे हैं कि क्योंकि अपंग बच्चों का गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पेमेंट इशू होती है तो उसका वो पेपर वर्क कराना है। और वो एक ही बात कहते हैं कि अरशद, मेरे 2 बेटे तो बहुत अच्छे से हैं, मगर मैं इस बेटे के लिए मैं अगर कुछ कर जाऊंगी, यानी अगर उसके वो बच्चे के लिए वो पेमेंट चालू हुई तो मैं इस दुनिया से चली भी गई तो शायद इसके भाई उसका कुछ ख्याल रख ले, वरना आज के दौर में बाद आगे चल के मेरे बाद मेरे इस बच्चे का क्या होगा। कहने का मकसद ये कि माँ भी उस बच्चे की ज़्यादा परवाह करती है जो बच्चा कमज़ोर होता है। तो मेरे दोस्तों, सहाबाओं के मुकाबलों में, उस दौर के बड़े बड़े बंदों के मुकाबलों में हम तो अल्लाह के वही कमज़ोर बंदे हैं ना। तो जो रब
70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो हमारे फेल्यूअर्स, अगर उसके तरफ से कोई फेल्यूअर्स आ रहे हैं, आपने सुस्ती की वो बात अलग है, मेहनत करो पहली बात, मगर मेहनत करने के बाद भी बाई चांस अगर कभी आपको फेल्यूअर्स आए तो वो तो अल्लाह ताला की तरफ से है। तो क्या अल्लाह ताला आपको उन फेल्यूअर्स पे, जो रब अपने कमजोर बच्चों का सबसे ज्यादा, जो माँ अपने कमजोर बच्चे का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है, तो वो रब जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो अपने कमजोर बंदों को ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? एक बहुत एक बड़ी मिसाल दी जाती है अक्सर कि अल्लाह वाले कहते हैं कि जो टूटा हुआ दिल होता है ना, ये अल्लाह के सबसे करीब होता है। अगर आपको दिल कब टूटता है? जब इंसान के लाइफ में कोई सेटबैक आता है, कोई फेल्यूअर आता है, कोई हालात आते हैं, जब इंसान का दिल टूट जाता है, इंसान का दिल कमजोर होता है, तो उस वक्त जो दिल होता है इंसान का, जो कैफियत होती है, ये अल्लाह के सबसे करीब होने वाली कैफियत होती है। और इंसान का नेचर क्या होता है? ऐसे हालत में इंसान रब को कोसना शुरू कर देता है कि मैं ही क्यों, अल्लाह ने ये मेरे साथ ही क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जबकि इंसान को ये बात जहन में होनी चाहिए कि जब तुम पर कोई तकलीफ आ रही है, ये वो मौका है जब तुम अल्लाह से सबसे करीब हो, और इस वक्त तो सही मांगने का वक्त है। तो इकबाल ने एक बहुत ही बेहतरीन शेर कहा इस मामले में। उस शेर के अल्फाज कुछ यूं हैं, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। क्या माने होते हैं इसके? तू बचा बचा के न रख इसे, फेलियर से मत डरो, तेरा आईना, यहां दिल को आईने से ताबीर किया गया है, तेरा आईना है वो आईना, यानी तुम्हारा दिल वो दिल है कि शिकस्ता हो तो अजीज तर, कि जब ये टूटता है, जब ये हारता है, तो ये ज्यादा अजीज है किसके नजर में? है निगाह आईना साज में, जिसने उस दिल को बनाया है, उस दिल को जिसने ये किया है। तो हमेशा यह बात याद रखना कि फेलियर्स आते हैं, सेटबैक आते हैं, पेशेंस रखो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह ताला डेफिनेटली आपको क्या करेंगे? आपके फेलियर से आगे बढ़ने का मौका देंगे। यहाँ पे वक्त काफी हो चुका है, तो मैं फाइनल पॉइंट्स की तरफ आता हूं। एक बात हमेशा याद रखना, आपको क्या करना है जब आप अपना गोल सेट कर रहे हो, सबसे पहले अपने टाइम को वेस्ट मत करो, उन चीजों में वेस्ट मत करो जिन चीजों का आपके दुनिया में कोई फायदा नहीं है और आखिरत में भी कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले अपने टाइम को वेस्ट करना बंद करना है। दूसरा, आपको क्या करना है? अपना डेली शेड्यूल बनाना है। जो रेगुलर टेल स्टूडेंट है, डेली शेड्यूल मुझे पता है आप लोग भी बनाते होंगे, सुबह 7 बजे उठूंगा, 7:30 को ये करूंगा, 8 बजे ये करूंगा। चलो, अभी तो आप उस माहौल के अंदर हो जहां पे आप पे रेगुलेशंस है, आपको करना लाजमी है। मगर अगर आप पे ऐसे रेगुलेशंस ना भी हो आगे चल के, तो भी अपने शेड्यूल को कंटिन्यूसली फॉलो करना। जो होमवर्क का टाइम आपके पास है, जो स्टडी का टाइम आपके पास है, प्रॉपरली उसका शेड्यूल बनाओ। और एक चीज क्या करनी है, डेली टारगेट्स करने हैं। अगर आप डेस्क के ऊपर, आपको डेस्क है यहाँ पर, डेस्क पे पढ़ाई करते हो, तो डेस्क पे आप सब लोग एक काम करेंगे कि कोई भी अपने डेस्क पे अपने किताबों का ढीग नहीं लगाएगा। क्या नहीं करेगा? आज जाके हर कोई अपने डेस्क देखेगा, कोई भी अपने डेस्क के ऊपर ऐसे किताबों को पूरे तरह से रच के नहीं रखेगा। सिर्फ वो चीज सामने रखोगे, वो सब्जेक्ट सामने रखोगे जो सब्जेक्ट सिर्फ तुमको आज पढ़ना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिर्फ वही सब्जेक्ट सामने होगा। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? मैं आपको एक मिसाल बोलता हूं। एक फोन नंबर बोलो आप, कोई भी जो दिल में आ रहा है बोलो, किसी का हो जरूरी नहीं है, रैंडम फोन नंबर बोलो, बोलो कोई भी फोन नंबर। ठीक है, 867523। आप एक नंबर बोलो, आप एक नंबर बोलो, कोई भी एक नंबर, हिंदी में बोलो, कोई एक मोबाइल नंबर बोलो, कोई एक नंबर। 8875 कुछ बोलो ना आगे। और अच्छा सर, आप एक नंबर बोलिए, एक नंबर बोलिए कोई भी। ठीक है, 9423138523। आप सभी ने एक बात गौर की, अगर मैं किसी को भी पूछूं कि भाई मुझे एक मोबाइल नंबर बोलो, अगर आप इंग्लिश में मोबाइल नंबर बोल रहे हो तो क्या कर रहे हो? सिंगल डिजिट बोल रहे हो, राइट? 9823123456, राइट? और अगर हिंदी में बोल रहे हो तो 2 डिजिट बोल रहे हैं, 98 90 88 56 72। रैंडम नंबर है, मुझे नहीं पता, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं कुछ भी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? या तो एक नंबर बोल रहे हैं या 2 नंबर बोल रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम ऐसा क्यों नहीं बोलते 90 करोड़ 88,77,666? हम नंबर्स ऐसे क्यों याद नहीं रखते? क्योंकि देखो, ह्यूमन ब्रेन किस तरह से प्रोसेस करता है पता है? इंसान को छोटी चीजें जल्दी याद रहती है। क्या जल्दी याद रहती है? छोटी चीजें। अगर आप 10 डिजिट को एक साथ याद रखने जाओगे तो वो डिजिट आपके दिमाग से निकल जाएगा। मगर जब आप उसको छोटे 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 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ मेमोरीज बन जाएंगे और वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे।
और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर मोर देन 100 बिलियन न्यूरॉन है जो 14 लाख करोड़ गीगाबाइट से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। कितने? 14 करोड़ नहीं बोल रहा हूं मैं, 14 लाख करोड़ गीगाबाइट्स, इतना डेटा एक ह्यूमन ब्रेन स्टोर कर सकता है। तो मेमोरी फुल होगी, इसका कभी डरना नहीं। वो एक माइंडसेट के कोई और सेशन में कभी हम बात करेंगे। तो इंसान क्या करता है, छोटी छोटी चीजों को याद रखना प्रेफर करता है। तो आप आपके डेस्क के ऊपर अगर डेली आज मुझे बस इतनी पढ़ाई करनी है, यही टारगेट अगर आपके आंखों के सामने रहेगा तो क्या होगा, आपको वो पढ़ाई इजीली कवर होगी, आपको वो बोझ नहीं लगेगा और वो चीजें करते 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 आपका पूरा सिलेबस इजीली कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबके? और क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस, अभी मोबाइल तो आपके पास नहीं है, एक बहुत अच्छी चीज है। अगर होता या कोई छुप के भी यूज कर रहा है तो कोई भी अपना स्क्रीन टाइम उसको बहुत मॉनिटर करेंगे। डिस्ट्रैक्शन ये जितना बड़ा है उससे ज्यादा कोई और चीज हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली हो नहीं सकती। और इमोशंस, इमोशंस क्या होते हैं, हमेशा जब पढ़ाई कर रहे हो ना, हम सब जानते हैं, हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हर कोई अपने माँ बाप की उन मशक्कतों को, अपने माँ बाप के उस तड़प को, अपने माँ बाप के उस मेहनत को याद रखेगा कि जिसके बाद, जिस कोशिशों के बाद अपने ख्वाबों को किस तरह से उन्होंने पीछे रख के, किस तरह से आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उन्होंने यहां पर मेहनत की है, किस अंदाज में, कितनी मेहनत मशक्कत के बाद आपकी फीस भर के आपको यहां बैठने के काबिल उन्होंने बनाया है। इन चीजों को आप कभी भी भूलोगे नहीं। एक बात मेरी हमेशा याद रखो, आज आपके माँ बाप आपकी आंखों से अपने ख्वाब देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं? आपके आंखों से अपने ख्वाब देख रहे हैं। देखो, दुनिया में सिर्फ 2 इंसान हैं जो आपके कभी भी आपके लिए बुरा नहीं सोच सकते, वो है आपके माँ बाप। कोई भी दुनिया में इनके अलावा वो रिश्ता नहीं है जो आपके लिए पूरे तरह से प्योर होके आपके लिए पॉजिटिव सोचे। तो सिर्फ अपने माँ बाप के उन एहसानात को याद करो। मेरे भाइयों, हमारे माँ बाप के एहसान हम पर कर्ज है जिसको हम उतार तो कभी नहीं सकते, मगर एक कोशिश तो कर सकते हैं कि अपने माँ बाप को हम वो खुशी दे जिसकी उम्मीद वो हमसे लगाए बैठे हैं। क्या हम इतना नहीं कर सकते कि मेरे स्कूल से कॉलेज जाने तक मेरे वालिद ने मुझे कितनी मेहनत से एक साइकिल दिला कर दी थी, तो जब मैं यहां से पास होके जाऊंगा मैं अपनी कमाई से मेरे पापा को एक कार गिफ्ट करूंगा? क्या इतना हम नहीं कर सकते? अगर ये मोटिवेशन, ये इमोशंस आप अपने दिल में रखोगे तो क्या जरूरत है किसी अरशद सैयद को 2 घंटे बात करने की? क्या जरूरत है किसी और सर को आपको मोटिवेट करने की? ये अंदर से जो सेल्फ मोटिवेशन निकलता है ना, ये मोटिवेशन दुनिया के किसी भी विल पावर से बनने वाले उस मोटिवेशन पे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल काम करता है। मेरे दोस्तों, एक सिंपल बात जहन में रखो कि ये मोटिवेशन से जो इमोशन बनते हैं, इसी से इंसान कामयाब होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, एक मजदूर की बेटी कलेक्टर बन गई, एक ऐसे बहुत मेहनत मशक्कत करने वाले बाप का बेटा इतना बड़ा डॉक्टर बन गया, इतना बड़ा वो आज एक बड़े ओहदे पे चला गया। ये क्यों होता है? क्योंकि इन बच्चों ने वो गरीबी, उस लेवल के हालात देखे हुए होते हैं, तो उनको फिर किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप ही उनका एक सेल्फ मोटिवेशन बन जाता है जो आपको क्या करता है, वो इमोशन जनरेट करके देता है। जब भी पढ़ाई के लिए यहां से आगे बैठोगे, अपने माँ बाप के चेहरों को एक मर्तबा याद करना, इन ख्वाबों को एक मर्तबा याद करना। हर दिन आपको मोटिवेशन मिलेगा और हर दिन आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकोगे। अपने कंफर्ट जोन से किस तरह से बाहर निकलना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये चीज आपको करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज आपको एक काम करनी है, पेरेंट्स को भी मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगा, जो पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। देखो, हमारे जनरेशन में एक प्रॉब्लम यह है कि माँ बाप सिर्फ नसीहत करने को पेरेंटिंग समझते हैं। पेरेंटिंग के भी हमारे कोर्सेज होते हैं अलग, उसके बारे में कभी हम स्पेशल सेशन में बात करेंगे। और एक बात हमेशा जहन में रखना, कुछ पेरेंट्स से मुखातिब होकर मैं कह रहा हूँ, जो मुझे यहाँ पर भी बैठे हुए हैं और जो मुझे ऑनलाइन भी बाद में सुनेंगे, कि पेरेंटिंग का काम ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने बच्चों को नसीहत करो। मेरी बात आप ये क्लियर समझ लो कि आपके बच्चे के 11 साल की उम्र तक ही आप उसके हीरो हो। उसके बाद सोसाइटी के हर हीरो उसके सामने है, हर सच्चाई उसके सामने है। अगर एक वालिद, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, मिसाल के तौर पे, अगर एक वालिद खुद स्मोकिंग करता है और वो अपने बच्चे को 100 मरतबा कह दे तू स्मोकिंग मत कर, आपका बच्चा आपके एक्शंस को देखेगा, ना कि आपके वर्ड्स को देखेगा। ये बात हमेशा याद रखनी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु 3 महीने पहले अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं उम्रा पे जाकर आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक का दीदार किया और उस जगह का भी दीदार किया जहाँ पे
पूरे कायनात के आखिरी नबी ने अपने जिंदगी का आखिरी खुतबा दिया, जिसको सुनने वालों की तादाद 1,25,000 बताई जाती है। 1,25,000 सहाबा के सामने पूरे कायनात का आखिरी नबी खुतबा दे रहा है, और वो खुतबा है सिर्फ 10 मिनट का। कितने मिनट का है? सिर्फ 10 मिनट का। क्यों? क्योंकि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का ये मिजाज था ही नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अक्सर अगर आप देखोगे कि ये मिजाज था ही नहीं कि लंबी बस तकरीरें ही हो रही है। उनका मिजाज ये था कि वो अपने दीन को अपने आमाल से दिखाते थे, अपने अखलाक को अपने आमाल से दिखाते थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल जो मेहनत की है वो अखलाक पे की है। और जब इंसान उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग होता है ना, तो उसकी एक बात भी इंसान के दिलों पे तीर की तरह लगती है। किस तरह लगती है? तीर की तरह लगती है। तो पेरेंट्स के लिए मेरा आज सिर्फ एक ही चीज है कि आप सिर्फ क्या करना, आपका अगर एग्जाम्पल उनके सामने ऐसा होना, तो फिर आपको कभी भी उनको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा, मैं मुंबई पुणे में पढ़ा, मेरे सर्कल में ऐसे दोस्त थे जो स्मोकिंग भी करते थे, ड्रिंकिंग भी करते थे। मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूँ, वो बिल्कुल करते थे। मगर अल्लाह का बेइंतहा एहसान और करम है, मैंने अपनी जिंदगी में एक स्टिक ऑफ सिगरेट भी मैंने कभी स्मोक नहीं की। बाकी चीज तो बहुत दूर है, माहौल भी था, क्यों नहीं। मैं इसका क्रेडिट अगर किसी को दूंगा तो सिर्फ मेरे वालिद को दूंगा, क्योंकि मैंने अपने वालिद को जिंदगी में कभी इन चीजों की तरफ देखा ही नहीं, इसलिए मैंने उनके एक्शंस मैंने फॉलो किए। और इंसान पे ये एक्शंस सबसे ज्यादा काम करते हैं। ये एक बात मैं बस सिर्फ पर्टिकुलरली पेरेंट्स को मैं इतनी एक बात बताना चाहूंगा कि आप अपने पर्सनालिटी से उनके लिए आइडियल बनिए, वो आपकी एक एक चीज को आगे कैरी ऑनवर्ड करेगा। और दोस्तों, अभी मैंने 2 घंटे से डेफिनेटली मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं। इंसान का स्टेमिना 50 मिनट्स का होता है, मैं बखूबी जानता हूं, मगर मेरी मजबूरी है कि मुझे आपको अभी दोपहर के वक्त में इतना बिठा के रखना है, क्योंकि शाम को मेरी भी ट्रेन है। मैं पूरी नाइट में ट्रैवल करके आया हूँ, पूरी नाइट मुझे वापस से ट्रैवल करना है। इन बिटवीन मैं भी काफ़ी थका हूँ, मेरी भी आंखों में नींद है, मगर आप सबके चेहरों को मतलब ताज़ा रखते हुए मैंने खुद को भी उतना मोटिवेट करने की कोशिश की। और एक बात जहन में रखना कि मेरा मोटिवेशन आप लोग है। मेरा मोटिवेशन कौन है? आप लोग है। अगर आपकी ज़िंदगी में एक लम्हे की भी कोई तब्दीली आ रही है, तो वो मोटिवेशन, वो जो आपका रिप्लाई आता है, वो मुझे अपना काम बखूबी करने के लिए, वो मेरे लिए बेनिफिशियल होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। देखो, इंसान की पर्सनालिटी क्या है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, पॉपुलर बनना है, ढेर सारा पैसा कमाना है, और इसके लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स, मेहनत लेनी पड़ेगी। और जब इंसान ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लेता है ना, तो उस एफर्ट से क्या होता है, जब इंसान एक्सेलेंस बनता है, अपने फील्ड में जब एक्सेलेंसी हासिल करता है, अपने फील्ड में जब एक्सेलेंसी हासिल करता है, तो ये सब चीजें उसको अपने आप एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाती है। और हमारे जिंदगी का अल्टीमेट ट्रुथ ये है कि इस दुनिया में हम में से कोई भी हमेशा के लिए नहीं आया है। हम इस दुनिया में एक वक्त के लिए आए हैं, एक मकसद के लिए आए हैं, और एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है। और हमारा मकसद ये है कि हमको सिर्फ दुनिया में ही कामयाब नहीं होना है, बल्कि आखिरत में भी कामयाब होना है। अल्लाह ताला ने हमें क्या दुआ सिखाई है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, कि अल्लाह हमको दुनिया की भी भलाई अता फरमा और आखिरत की भी भलाई अता फरमा। ये अल्लाह खुद कह रहा है हमसे मांगने के लिए। तो मेरे दोस्तों, एक अली बनात नाम का बहुत बड़ा एक बिलियनियर था, इसकी कहानी मैं फिर कभी सुनाऊंगा वरना और वो बढ़ता जाएगा। बहुत बड़ा एक बिलियनियर था, 29 साल की उम्र में उसको कैंसर डायग्नोस हुआ, और डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। तो उसने अपने पास जो करोड़ों रुपए उसने कमाए थे, उसने उस वक्त सोचा कि क्या मैंने करोड़ों रुपए से मैंने दुनिया तो कमाई, पर क्या मैंने वो अमल कमाए हैं जो अल्लाह ताला के सामने खड़े होने के लिए मेरे लिए काफ़ी हों। तो उस वक्त उसने क्या किया, उसने अपना एक फाउंडेशन क्रिएट किया, और अफ्रीका के 20 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर, जहाँ पे 52 डिग्री सेल्सियस में ना लोगों के पास खाने के लिए कुछ है, ना लोगों के पास अच्छे कोई जॉब्स हैं, वहाँ पे उन्होंने आज तक 20 कंट्रीज में मोर देन 35 लाख लोगों की लाइफ उन्होंने चेंज की है। कैसे चेंज की? जिनके पास घर नहीं थे उनके लिए छोटे घर बनाए, जिनके पास जॉब नहीं था उनके लिए छोटे जॉब्स क्रिएट किए, उनके लिए प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। और जब उसकी कहानी यूट्यूब पर वायरल हुई 2017 में, तब कई बिलियनर्स ने उसके काम को सपोर्ट किया। और दोस्तों, जो काम वो 29 साल में उसने नहीं किया था, उसने अपने मौत से 3 साल पहले वो काम करके गया।
और जाते जाते उसने पूरे उम्मत को एक पैगाम दिया कि एक बात जहन में रखो कि अल्लाह ताला ने मुझे तो बताया कि मेरा वक्त कब आने वाला है, मगर शायद ये मौका आप लोगों को ना मिले, इसलिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दो। दोस्तों, जब आप एक्सेलेंसी को फोकस करते हो तो दुनिया आपको अल्लाह ताला बाय प्रोडक्ट बना के देते हैं और आखिरत में भी आपका वो एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है जो सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आपको आखिरत में भी आपको एक कामयाब बनाएगा, मगर उसी के साथ साथ दुनिया में आने वाले जनरेशन के लिए आप एक मिसाल बनोगे कि इस क्लासरूम से यहां से हमें वो बच्चे मिलेंगे जो बेहतरीन डॉक्टर्स बनेंगे, जो बेहतरीन इंजीनियर्स बनेंगे, और ऐसे इंजीनियर्स बनेंगे कि जो सिर्फ दुनिया नहीं कमाते बल्कि वो सोसाइटी को, समाज को, मुल्क को वो इस लेवल पर ले जाने की कोशिश करते हैं कि ये डॉक्टर तो है मगर ये गरीबों का फ्री में इलाज करता है, ये इतना मालदार तो है मगर ये इतने लोगों की गरीबी दूर करने में मदद करता है। ये जिस अंदाज में भी हो सके ये सोसाइटी को, उम्मत को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों क्या होगा, वो एक्सेलेंसी वो इम्पैक्ट क्रिएट करके देगी कि जो इम्पैक्ट आपको एक ऐसा मिसाल बनाएगा। इस क्लासरूम से, इस एकेडमी से ऐसे बच्चे हमें मिलेंगे कि आने वाली जनरेशन इनका एग्जाम्पल फॉलो करेगी। क्यों? क्योंकि आपको वो देखेंगे और कहेंगे कि ये वो शख्स थे, ये वो हमारे सीनियर्स थे, ये वो लड़के थे कि जो कुछ भी ये उस वक्त करते थे वो बेस्ट था, वो एक्सीलेंट था, और इस वजह से उन्होंने वो इम्पैक्ट क्रिएट किया। एंड इंशाल्लाह द नेक्स्ट जनरेशन विल फॉलो योर एग्जाम्पल। दे विल बी सेइंग कि आई वांट टू बी लाइक हिम, आई वांट टू बी लाइक हर, बिकॉज व्हाटएवर ही डिड, व्हाटएवर शी डिड, दे डिड दैट विथ एक्सीलेंसी। तो ये एग्जाम्पल इंशाल्लाह फ्यूचर में फॉलो होगा। तो एक कुरान की एक आखिरी आयत, क्योंकि जैसे हमने इस सेशन की शुरुआत भी कुरान की आयत से की थी, इस सेशन का एंड भी मैं कुरान की एक आखिरी आयत तिलावत करके मैं मुकम्मल करूँगा। और मैं कारी तो हूँ नहीं, अपने आवाज़ में जिस अंदाज में भी हो सकता है मैं बताऊँगा। अल्लाह ताला ने कामयाबी के जो 10 राज कुरान में बताए हैं वो 10 राज मैं आपके सामने यहाँ पे एक आयत के ज़रिए मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। ये आयत है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35। अगर आप इस आयत को देखोगे, खोलोगे, पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। और ये कुरान की एक ऐसी आयत है जिसमें अल्लाह ताला मर्द औरत, मर्द औरत, मर्द औरत, ए मोमिन मर्दों, ए मोमिन औरतों, ए मुस्लिम मर्दों, ए मुस्लिम औरतों, यानी अल्लाह ताला खुसूसी मुखातिब होके खुसूसी इंसान से खिताब कर रहे हैं। वो आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुअमिनीन वल मुअमिनाति वल क़ानितीन वल क़ानिताति वस सादिक़ीन वस सादिक़ाति वस साबिरीन वस्साबिरीन वस्साबिराति वल ख़ाशिईन वल ख़ाशियाति वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ाति वस्साइमीन वस्साइमाति वल हाफ़िज़ीन वल्हाफ़िज़ीन ख़ुजूलहुम वल्हाफ़िज़ाति वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्द लहुम मग़फ़िरतन व अज्रुन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला इसके अंदर क्या फरमा रहे हैं कि ए मुस्लिम मर्द, ए मुस्लिम औरतों, ए ईमान वाले मर्द, ए ईमान वाले औरतों, मुस्लिम और मोमिन में फ़र्क क्या है? मुस्लिम वो है जिसने ये तो समझा कि खुदा एक है और वही हमारा बनाने वाला है, मगर मोमिन वो है जिसने खुदा के अहकाम को फॉलो किया। समझ रहे हो आप? मुस्लिम वो है जिसने खुदा को समझा और मोमिन वो है जिसने खुदा के अहकाम को फॉलो किया। तो अल्लाह ताला पहले कह रहे हैं ए मुस्लिम मर्दों, ए मुस्लिम औरतों, ए मोमिन मर्दों, ए मोमिन औरतों, ए ओबीडियंट मर्दों, ए ओबीडियंट औरतों। मैं हिंदी में उसका अपने ज़बान में मफूल में तर्जुमा कर रहा हूँ। ए ट्रुथफुल मर्दों, ए ट्रुथफुल औरतों, ए पेशेंस रखने वाले मर्दों, ए पेशेंस रखने वाले औरतों, ए हम्बल मर्दों, ए हम्बल औरतों, ए चैरिटेबल, चैरिटी यानी सदका देने वाले, ज़कात देने वाले, चैरिटेबल मर्दों, चैरिटेबल औरतों, ए रोज़ा रखने वाले मर्दों, ए रोज़ा रखने वाले औरतों, ए पाक दामन मर्दों, ए पाक दामन औरतों, और ए अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्दों, ए अल्लाह का जिक्र करने वाले औरतों। आप ही के लिए मग़फ़िरत है और आप ही के लिए अजर अजीम है। आपके लिए क्या है? अजर अजीम है। अगर मैं आपको कहूं मैं आपको बहुत बड़ा तोहफा दूंगा तो आप सोचोगे अच्छा सर यहाँ आए हैं, सर 2-4 लाख रुपए कमाते होंगे तो सर का बहुत बड़ा तोहफा 10-20 हज़ार रुपए का होगा, राइट? आप क्या कहेंगे? अच्छा सर 2-3 लाख रुपए कमाते होंगे तो सर का बहुत बड़ा तोहफा कितना होगा?
10-20 हज़ार रुपए का होगा। अब मेरे जगह पे मुकेश अंबानी यहाँ पे आ जाए, मुकेश अंबानी आपको बोले मैं बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूँ तुमको, तो तुम 10-20 हज़ार डेफिनेटली उस टाइम पे नहीं सोचोगे, तुमको तो 1-2 करोड़ भी लगेगा। अब मुकेश अंबानी बोल रहा है मैं इतना बड़ा तोहफा दूंगा, तो जाहिर सी बात है इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है तो 1-2 करोड़ का तो वो तोहफा देगा। 3 लाख की तो ये सुबह चाय पीता है, सीधी सीधी बात है ना, तो इतना तो वो तोहफा देगा। तो इस कायनात के बनाने वाले ने अगर ग्रेट वर्ड का यूज किया है तो इमेजिन करो, अगर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अजर अजीम दूंगा, तो सिर्फ सोच के देखो वो अजर अजीम क्या है और किस चीज पर। सिर्फ ये 10 काम करने हैं। क्या करना है? एक आयत में अल्लाह ताला ने ये 10 काम बता दिए, स्पेसिफिकली मर्द औरत कह के बता दिए। तो मेरे भाइयों, ये 10 काम मैं आपके जिम्मे सुपुर्द करके जा रहा हूं कुरान की तरफ से, और उम्मीद करता हूं कि आप जो भी करियर बनाने जाओगे, जो कुछ भी आप करने जाओगे, कि इस चीजों के थ्रू इन चीजों को अगर आप अपनी जिंदगी में लेकर आओगे अपने करियर के साथ, तो अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की डेफिनेटली कामयाबी देगा। और आखिरी चीज हमेशा याद रखना, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, सूरह नज्म की आयत है, वह अन्ना सअयहु सौफ युरा, कि एक दिन हम तुम्हारे कोशिशों के नतीजे तुम्हें जरूर बेजरूर दिखा देंगे। किन चीजों के नतीजे? तुम्हारे कोशिशों के नतीजे। अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा कि तुम्हारा रिजल्ट दिखा दूंगा। दुनिया आपको किस चीज पर जज करती है? रिजल्ट के ऊपर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, साल भर अच्छे से पढ़ाई की और आखिर में जाके अगर एग्जाम के टाइम कोई बाय चांस बीमार पड़ गया, तो दुनिया तो रिजल्ट पर जज करेगी, मगर अल्लाह ताला आपके एक एक काम से, एक एक मेहनत से, आपके रग रग से वाकिफ है। तो अल्लाह ताला जब आपसे कह रहे हैं कि आपको जब मैं कुछ अता करूंगा, तो वो आपके एफर्ट्स पे अता करेंगे। तो मेरे दोस्तों, कोशिशें हमेशा करना और अल्लाह ताला के इस वादे पर यकीन रखना, और इंशाल्लाह जो कुछ भी करियर का आपने प्लान किया है, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, जो कुछ भी आप करने वाले हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसमें ज़रूर बेज़रूर कामयाबी अता करेगा। मैं अल्लाह ताला से फिर एक बार दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला यहाँ पर बैठने वाले के हर जायज़ तमन्ना को पूरा करे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह इस दोनों जहान में आपको मिसाल बनाए और आपको वो इंसान बनाए जिसकी आने वाली कौम मिसाल ले कि इस तरह के इंसान होते हैं, इस तरह के भी मुसलमान होते हैं, इस तरह के मोमिन होते हैं, और इस तरह के अगर रास्ते पे इंसान चलेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपकी मिसाल फॉलो करने वाले बहुत लोग यहाँ से हमें मिलेंगे। बस इस दुआ के साथ मैं इस सेशन को कंप्लीट करता हूँ। मैंने आपका बहुत वक्त लिया, बहुत वक्त से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, पर उम्मीद करता हूँ, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, कि पूरे सेशन का अगर कोई एक पोर्शन भी आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो ये मेरा आज का ये ज़ख़ीरा है यहाँ का। बस ये कह के मैं अपनी ये दो अल्फाज जो 2 घंटे चले, इसको मुकम्मल करता हूँ। व आखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मेरे आपसे सिर्फ 2 रिक्वेस्ट है, सिर्फ 2 रिक्वेस्ट। पहली रिक्वेस्ट ये है, पहली रिक्वेस्ट से पहले मैं ये कहूँगा, मेरी ये एक किताब है, एक शुरुआत कामयाबी की राह में। इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, माइंड ट्रेनिंग, मोटिवेशन, इन सभी टॉपिक्स के मिला के 130 पेजेस के अंदर मैंने शॉर्ट एंड स्वीट्स नोट्स तैयार किए हैं। जो बच्चे अभी 12वीं में हैं, आप वीकेंड के अंदर एंटरटेनमेंट के तौर पे वो किताब पढ़ सकते हो। जो बच्चे 12वीं पास करने वाले हैं, आप एग्जाम के बाद उस किताब को पढ़ सकते हो। छोटी सी किताब है, मगर उसके अंदर के नोट्स बहुत बेनिफिशियल हैं। मेरी अब तक वो किताब बेस्ट सेलिंग रही है। मेरी सेकेंड बुक भी आगे आने वाली है। तो जिस किसी को मेरी ये किताब चाहिए, पीछे वहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल लगाया जाएगा। 175 रुपीज़ इस किताब की प्राइस है, मगर क्यों मैं आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ, 100 रुपये में सिर्फ ये किताब आपको अभी इसी वक्त अवेलेबल है मेरे पास। मैं आपको साफ कह रहा हूँ, सिर्फ 60 बुक मेरे बैग में अवेलेबल है। तो जो वहाँ जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे, सिर्फ 100 रुपये में उसको किताब मिलेगी। अगर आप में से किसी के पास पैसे नहीं है, जब तक आप टेम्पररी एकेडमी से आप उधार ले सकते हो, आप बाद में सर को आप पे कर सकते हो, ठीक है। तो जिसके पास 100 रुपये हैं, क्विकली आप वहाँ से आप किताब ले सकते हैं। दूसरी अनाउंसमेंट आपके लिए ये है कि अभी आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जा रहा है। आपको एक छोटा सा काम करना है बस, कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। अपने अल्फाज के अंदर, आपके अपने अल्फाज के अंदर आप मराठी में लिखो, हिंदी में लिखो, उर्दू में लिखो, एक लाइन लिखो, एक पैराग्राफ लिखो, आपको जैसे लिखना है लिखो, मगर आपको वो चीजें आपको वहां पे मिलेगी। जाने की बच्चे यहीं पे बैठे, अगर किसी को किताब लेना है आपको बाहर मिल जाएगी 100 रुपए के अंदर। और इस फीडबैक फॉर्म के अंदर पेरेंट्स भी चाहे तो ये फीडबैक फॉर्म भर के दे सकते हैं। आपको
ये प्रोग्राम कैसा लगा? पेन पेपर्स हैं आपके पास? पेन है आपके पास? सबके पास है पेन?